रहता है तो आप रेडियो याद करते हो। पता होता है, सही भी होते हैं, बट उससे कंफ्यूजन रहता है। देखो पहली चीज तो इस डर को निकालो, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देखो एक चीज है इसका, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। दो तरीके हैं, एक अगर आप क्लास में, जैसे आप क्लास में बता रहे हो तो कोई इशू नहीं, गलत होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। आप भी कोई क्वेश्चन करते हैं और आप कहते हैं कि जिससे कंफर्म हो, कंफर्म होता है बट आप बोल देते हो तो डाउट आ जाता है। ये होगा। देखो सीधी सी बात है, सब कुछ आपके दिमाग में हमेशा नहीं रहता है, ये सबके साथ होता है, ये केवल आपके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ। तो वो मान के चलते ठीक है, गलत होगा तो होगा। अब इसके लिए देखो एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, एग्जाम में भी आपको बहुत से बच्चे दिखेंगे जो कि उनको पता होते हुए क्वेश्चन नहीं लगा पाते, क्योंकि डाउट में रहते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। इसके लिए आपने सिलेक्टिव प्लानिंग कर रखी है। जैसे मैं क्या करता था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने एस्टिमेट कर रखा था कि अगर मैं किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप 60% 70% के बाद जब क्वेश्चन लगा लेते हो उसके बाद आप श्योर नहीं होते कि बाकी जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आप 100% श्योर नहीं होते। ठीक है, आपको वहां पे कहीं ना कहीं एडुकेटेड गेस लेना होगा, तुक्का नहीं बोलेंगे उसको, एडुकेटेड गेस होता है, आपने पढ़ा है बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता था पर्सनली कि मैंने एक आइडिया ले रखा था अपने टेस्ट लगाते लगाते कि अगर इकोनॉमिक्स के मैं क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, तो उसमें कितने परसेंट मेरे सही जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी के कितने परसेंट सही जाते हैं, एक आपको ट्रेंड मिल जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का आपका गेस अच्छा होगा, आपको अच्छे से पढ़ा है तो आप उस पर गेसेस भी लगाओगे ना तो कई हद तक सही जाते हैं। हाँ जी, नहीं गेस, आई एम नॉट सेइंग कि गेस करो, वो गेस नहीं होता। एलिमिनेशन तो चलो काम कर गया तो ठीक, नहीं वो सब करने के बाद भी ऑप्शन बच जाते हैं आपको, तो भी बच जाते हैं ना, दो बचते हैं तो फिर वहां पे तो आपको गेस ही लेना है ना, दो ही हटाओगे, एक उसके बाद दो बच गए तो आपको गेस ही करना है। देखो इसके लिए टेक्निक ये है कि आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी, कट ऑफ किस रेंज में जाता है। रेंज में ऑब्वियसली एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा रेंज किस में जाता है। मान लो कि एग्जाम कट ऑफ जैसे है, अब मैं अगर यूपीएससी की बात करूं तो एक मान के चलते हैं रेंज हम लोग कि इस रेंज का कट ऑफ होगा। तो अगर मैं लेके चल रहा हूं कि मैंने 60 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, 60 क्वेश्चन में लगा चुका हूं, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेने जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मान लो मैं थोड़ा बहुत 5-7 क्वेश्चन गलत भी हुआ तो आई विल बी एबल कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं रिस्क लूंगा तो आई चांसेस कि मैं अपने आप को उस जो डेंजर जोन में फंसा लूंगा, नीचे जा सकता है, चांसेस है। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि मैं 50 क्वेश्चन ही कर पाया हूं, 50 क्वेश्चन से कर पाया, तो एनी हाउ आई एम आउट ऑफ द गेम, क्योंकि 50 किए हैं तो ऑब्वियसली उसमें 2-4-5 गलत होने ही होने, आप कितने भी करके जाओ। ठीक है, आपने कितने भी अच्छे से किया, ये चांसेस होंगे गलत होंगे। तो अगर मैं ऐसे भी आउट ऑफ गेम हूं, मुझे अभी भी इस रेंज में यानी विनिंग रेंज में पहुंचने के लिए आई नीड कि अभी मेरे 10 क्वेश्चन के रेंज में आए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एडुकेटेड गेसेस लूंगा। वो ऑप्शंस मान लो कि जिसमें मैं 2 एलिमिनेट कर पाया हूं, 2 बचे हुए, अब मैं इन 10 क्वेश्चन या 10 या 15 क्वेश्चन लेके चलूंगा कि यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए। अगर प्रोबेबिलिटी प्योर आपके साथ काम करती है, ठीक है, लक फैक्टर को बाहर कर देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्योर लेके चल रहे हो कि चलो 10 क्वेश्चन भी क्या आपने किए या 20 क्वेश्चन किए, तो 20 क्वेश्चन में आपके 10 करेक्ट हो गए और 10 इनकरेक्ट हो गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप अगर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही चल रहे हो तो 10 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, 10 इनकरेक्ट होंगे, अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इन दैट केस क्या होगा, आप अभी भी 10 into 2 20 एंड 10 - 6 -7 कर लो, आप अभी भी +13 मार्क के रेंज में रहोगे, आपको फायदा होगा। आई एम जस्ट टेकिंग प्रोबेबिलिटी, चांसेस हो सकते हैं कि आपकी किस्मत उस दिन बहुत खराब हो, ये हो सकता है, बट आपको यही तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, रिस्क लेना ही है बट वो कैलकुलेटेड लेना होता है। अब मैं यहाँ पे वहां उन क्वेश्चंस को नहीं करने जाऊंगा जिसमें से मैं 4 में केवल एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाया, क्योंकि फिर वहां पे ये रेंज गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपके इनकरेक्ट होने के चांसेस जो है वो 60%, 66% चले जाएंगे, यहाँ 50-50 पे था। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है इस तरीके से। आप ये कैसे आएगा, ये तब आएगा जब आप टेस्ट पेपर लगाओगे। ठीक है, एग्जाम लाइक कंडीशन में जब टेस्ट पेपर, हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी बनेगी, आई एम नॉट सेइंग कि आप यही फॉलो करो, लेकिन जब आप टेस्ट पेपर लगाओगे, आप टेस्ट पेपर लगाते लगाते आपको समझ में आएगा कि अच्छा किन क्वेश्चंस में, किस टाइप के क्वेश्चंस में फंस रहा हूं। ठीक है, कहां क्या मेरा रेंज है,
ठीक है, 100 क्वेश्चन लोगे तो कुछ बच्चे होते हैं वो 100 में 80 अटेम्प्ट करेंगे, कुछ 90 अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, हर किसी का अपना रेंज होता है। बट हो सकता है जो 80-90 करेंगे उनका देखोगे कि इनकरेक्ट होने के भी रेंज उनका हाई होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये आपको जितने टेस्ट पेपर लगाओगे धीरे धीरे आपको अपने हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनती जाएगी। कैलकुलेटेड रिस्क लो, हमेशा रिस्क तो लेना ही है आपको। उसके बाद अपना सब कुछ करने के बाद जो होना होगा होगा, ठीक है, यही आपको रखनी है। रह गई बात कि ये लगता है, डर लगता है, ऑब्वियसली गलत होने का सबको लगता है, ऐसा नहीं, ठीक है, क्लास में लगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में लगे तो फिर यही आपको कैलकुलेटेड तरीके से करना है। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं, नर्वसनेस। एग्जाम हॉल कंडीशन में अपने आप को काम रखना ये सबसे बड़ा पावर होता है, ठीक है। ये तभी आएगा, देखो आपके दिमाग में कि आपने अपना एफर्ट दिया है, आप इस लेवल तक अपना एफर्ट दो, आप ये मान के चलो कि आई एम ऑन द टॉप लीग, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी उस टॉप लीग में, अगर टॉप 10%, टॉप 20% में मैंने भी उतनी मेहनत की है। ये जब आपको तभी आएगा जब आपने मेहनत करी होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन टफ है, तब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि अगर इतनी मेहनत के बाद मुझे ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो ऑब्वियसली सबको टफ लग रहा होगा, ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ नहीं है सिर्फ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो 2023 वाला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में गया, मैं देखा कि भाई पेपर बहुत टफ है, एक्चुअली पेपर टफ था, मैंने फर्स्ट से लास्ट तक चला गया, भाई क्वेश्चन इजी नहीं दिख रहा था, काफी टफ पेपर था ना, 70 मार्क्स का टफ चला गया। तो मैंने पेपर देखा, मैंने एक नजर घुमा के देखा, ऐसे देखा कि सबकी हालत खराब है, कोई बात नहीं, सबकी है तो मेरी भी खराब होगी, तैयार करता है। फिर आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग, देखे जितने जितने क्वेश्चन थे, फिर अपने आप को बस मेरा पर्पस यही था कि मेरे दिमाग में आ गया था कि अब मुझे 60 अटेम्प्ट नहीं करने जाना है। मैं मान के चल रहा, मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट लगाऊंगा, 2-4-5 और देखा जाएगा, अगर लास्ट में लगेगा फंसता हुआ है तो। मेरे दिमाग में आ गया कि अब 60 से कट ऑफ 5 क्वेश्चन और नीचे आ चुका है, मैं 50 भी अटेम्प्ट कर लेता हूं ना, अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा तो कट ऑफ वहां जाने वाला है। ये स्ट्राइक क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, उतने पेपर लगाए थे, अपना एक्सपीरियंस हो चुका था, एंड आई डिड। बट मैं वही, मेरा एवरेज के पास में पहुंच गया, अराउंड 60 क्वेश्चंस मैंने लगाए, लास्ट करते करते 60 क्वेश्चन। ये भी होते हैं ना, इनर्शिया होती है, 60 क्वेश्चन लगाते हैं रेंज लेके, तो करते करते मैंने 60 लगाए, एंड बाय गॉड ग्रेस ठीक ठाक चला गया मेरा, आई गॉट 105 मार्क्स, ठीक है। तो जहां कट ऑफ 70 था तो मेरा वे बियॉन्ड था। तो रीजन वाज, उसमें ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ये आ रहा था, ओनली थिंग आई केप्ट काम। मैं स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन देख के डरा, अरे भाई चल क्या रहा है, लास्ट तक पलटा के कहीं तो दिख जाए, पहले एलिमिनेशन वगैरह ये सब चल रहा हो, फिर नहीं दिखा। मैं कोई बात नहीं, अब सबके लिए टफ है, शांत होकर एग्जाम दो। ये चीज बच्चों को देखो, एग्जाम हॉल में जाते हो क्या करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, एग्जाम हॉल के पहले पढ़ेंगे। मैं पहला अटेम्प्ट देने गया था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। उस समय मुझे सिविल सर्विसेज का ये कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, किसी ने कह दिया कि चलो करना है तो कर लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, मैं सिलेबस मुझे अच्छे से पढ़ा भी नहीं तो उतने अच्छे से, चलो देख लेते हैं। मैं गया वहां पे, मैं उस समय बैंगलोर में था, तो अब बैंगलोर में गए तो नॉर्मली वो लोकल लैंग्वेज वाले बहुत थे, लोकल लैंग्वेज में बात करते, तो बात भी आप किससे करोगे भाई, मैं चुपचाप अपना बैठा था अपना मजे से, बट मैं पढ़ नहीं रहा था, ये मेरी आदत है, मैं एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ना बंद कर देता हूँ। सो आई सॉ कि वहां पे बहुत सारे बच्चे निकाल के किताबें पढ़ रहे हैं, और सच में बता रहा हूँ मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होने लगी कि भाई ये लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, मुझे लगा अच्छा यूपीएससी का एग्जाम है तो ऐसे पढ़ना पड़ता है, क्या जी? हाँ, तो भाई वो बच्चे वहां पे लिटरली दे वर स्टडीइंग जस्ट कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद एग्जाम है, एंड दे वर स्टडीइंग आउटसाइड, वो पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई सच में 2 मिनट के लिए मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होने लगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए था, नोट्स लेके आना चाहिए था, ठीक है। बट मुझे था कि भाई मुझसे होता नहीं, आप उस कंडीशन में आप कुछ भी लोगे तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, वो क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन आने वाले नहीं है, आपने स्टेटमेंट पढ़ा था या बुक में वो आ जाएगा। एंड ही वाज लिटरली, मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था, ठीक है, उसी में चाय पी रहा था, एंड ही वाज स्टडीइंग द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की बुक लेके ऐसे इतनी मोटी वाली बैठा था, मैं भी देख रहा था ऐसे कि भाई कुछ दिख जाए मुझे भी। अब उसमें वो लास्ट टाइम में क्या पढ़ रहा था, आई डोंट नो कि वो क्या पढ़ रहा था, बट ही वाज स्टडीइंग। तो मैं भी बीच बीच में, अब आदत होती है ना भाई क्या पढ़ रहा है, ऐसा लगा कि मुझे से कुछ मिस हो जाए। बट उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट की इस कहानी देखी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ है नहीं, आपको तैयारी थ्रो करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम के दिन पहले पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अगर आपका माइंड काम नहीं है उस दिन, आप प्रेशर में आओगे तो गलतियां करोगे। तो अपने आप को ये हमेशा टारगेट लेके चलो। और ये चीजें मैंने 2 चीजें सीखी है कि आप कभी भी एस्टिमेट बनाओ ना, कभी भी एस्टिमेट बनाओ, आपके पास मान लो 60 डेज हैं,
कि ये 60 दिन में मुझे एग्जाम देना है, आप अपनी तैयारी इस 60 दिन के लिए ना करो, अपनी तैयारी आप 50 डेज के लिए करो। आप इसको 60 लेके ना चलो, आप लेके चलो कि ये 50 दिन है, क्योंकि वो नहीं रिवीजन नहीं, वो 10 दिन आपके एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अगर हो जाते हैं तो ये बफर आपको काम करेगा, ये बफर आपको हेल्प करता है। इट वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट था, मेरी प्रिपरेशन कर ली थी, लास्ट 15 दिन था, मेंस का था एग्जाम फिर से, ठीक है। तो मेंस एग्जाम था, मेरा था कि भाई पढ़ लिया है आराम से, लास्ट 15 दिन कुछ नहीं करना, आंसर राइटिंग जो करना करना, लास्ट टाइम जो होता है ना वो कि एक फाइनल ग्लैंस थ्रू सारा कुछ आपने देखा हुआ है, बट वो क्या बोलते हैं, वो इधर उधर की स्थिति में है, आपने अच्छे तरीके से लास्ट टाइम एक ऑर्गेनाइज कर लोगे उसको, मुझे वो काम वही करना था। और लास्ट के मेरे 15 दिन बचे हुए थे, जस्ट लास्ट 15 डेज, क्योंकि मैंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी कि भाई 90 दिन का टाइम होता है, 100 का टाइम होता है, मैंने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करी थी, लास्ट का 15 दिन मैंने किया था। और लास्ट जस्ट एग्जाम के 15 दिन बचे थे, एंड माय ग्रैंडफादर उन्होंने कहा ठीक है आते हैं हम, तुम एग्जाम दे लो बेटा अच्छे से। अब मुझे जाना पड़ेगा, सब कुछ काम छोड़ के घर, ऑब्वियसली आप इस कंडीशन में फंस जाते हो, पिताजी अकेले हैं तो मुझे ही देखना पड़ा सब, और मेरी सारी की सारी जो ये थी ना प्लानिंग की, लास्ट के 15 दिन में ये कर दूंगा, एंड अगेन आई कंडीशन क्रिएट हो गई, और दिमाग में क्या फियर साइकोसिस बैठ गया, यार लास्ट डिवीजन छूट चुका है। लास्ट डिवीजन में करके सब बहुत कुछ अलग नहीं कर लेता, मैंने चीजें वो पढ़ी थी, बट क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो मुझे ये मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि भाई लास्ट के 15 दिन जो फाइनल रिवीजन मुझे करना था वो मैंने नहीं किया है, वो फाइनल टच मैंने नहीं किया है, और ये मुझे खींचता रहा पूरे एग्जाम में। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इससे कुछ अलग नहीं कर लेता, एक रिवीजन और कर लेता तो, लेकिन हाँ ये आपको ड्रैग करता है, जब आप एग्जाम आंसर लिखे तो आपको लगता है यार एक पॉइंट कुछ और एक्स्ट्रा निकल गया होगा या कोई पॉइंट मिस हो रहा है, तो ये चीजें होती है। तो उस समय से मैंने सीखा कि भाई आपके पास 60 डेज है, आप 50 डेज का प्लान बनाओ, आप सिलेबस को सोचो, आपको जितने रिवीजन करो 50 दिन, अगर 10 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है बाय गॉड्स ग्रेस एक्स्ट्रा कर लेता है, इतना क्या दिक्कत है, लेकिन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो हमेशा प्रिपरेशन यहां पे आपको ऐसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, नहीं तो कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जेनेटिक रिलेटेड टेक्नोलॉजी की। चलो ये कौन बताएगा, एमआरटी के बारे में, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको याद होगा जस्ट हाथ उठाओगे, कौन कौन से टेक्निक्स थे, बस टेक्निक्स का नाम बता दो। इसमें 2 टेक्निक्स बताए थे, अब पीडीएफ क्लास में बताया था, पीडीएफ से क्या करते हैं तुम्हें, हाँ बता दो बताओ। एक न्यूक्लियस को हटा के डोनर का न्यूक्लियस है उसको हटा के वापस उल्टा कर दो क्या, अरे बाबा देखो, नहीं वो मैं समझ रहा हूं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो मुझे पता चल गया कि आपने जो समझा वो आप भूल रहे हो, एक था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, दूसरा था स्पिंडल ट्रांसफर। देखो प्रोसेस दोनों में सेम था कि 2 सेल होंगे, ठीक है, एक जो डिफेक्टिव सेल है उस डिफेक्टिव सेल से आप न्यूक्लियस को बाहर कर दोगे, ठीक है, ये डिफेक्टिव मान लो सेल है, और जो अच्छा वाला सेल है आप उसका न्यूक्लियस इसमें क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। दोनों में कहानी यही चल रही थी, डिफरेंस क्या था, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एंड स्पिंडल ट्रांसफर में यहां पे ये प्रोसेस जाइगोट पे हो रहा था, यानी कि आप दोनों को पहले दोनों एक सेल को इंडिविजुअली फ्यूज किया है आपने स्पर्म के साथ, एंड देन जब ये जाइगोट बना है उसके बाद आपने न्यूक्लियस को बाहर निकाला है, जबकि यहां पे क्या चल रहा था, ये आपको एग सेल पे ही हुआ ये काम, ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन यानी फ्यूजन के बाद बना है, यहां पे जो कहानी हुई है दैट वाज बिफोर द फ्यूजन ऑफ द एग सेल, ठीक है। तो ये कहानी थी आपको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी में, डिफरेंस बेसिक ये था, मेजर डिफरेंस ये था, ठीक है। अच्छा, ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कैटल्स के लिए, चलो भारत में यूज हुआ है, नहीं बताया हम,
मैंने बताया गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर में इसको यूज किया है, ठीक है, गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम में इसको यूज किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लेवल पे चला है वो तो ऑब्वियसली चल रहा है, ठीक है, तो भारत ने इसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तौर पे भी यूज किया है। तो सिंपल सा सवाल, भारत में यूज हुआ है कि नहीं, काम, ठीक है। सो आ जाओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। सो है क्या ये, यहां पे आप क्या करते हो, यू इंजीनियर द सीड्स, जो भी सीड है, जो भी प्लांट का सीड है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वही सीड आगे जाके प्लांट बनेगा। ऑब्वियसली यहां पे हम एक सेल स्पर्म सेल की बात करें, वहां पे सीड्स हैं। आप उस सीड के जेनेटिक मटेरियल में क्या करते हो, चेंजेस लाते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चीजें चाहिए, और उसके हिसाब से जब, अच्छा एक चीज और क्लियर कर लेना यहाँ पे, पहले अगर हम जब जीएम क्रॉप्स बात कर रहे हैं ना, एक होता है जीएम क्रॉप्स और दूसरा होता है हाइब्रिड क्रॉप्स, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में सबसे पहले डिफरेंस ये समझ लो, इनमें डिफरेंस क्या है, एनीवन बता पाओगे? तो हाइब्रिड क्रॉप्स क्या होते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स में जेनेटिकली इंजीनियरिंग नहीं करी जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करी जाती है। वहां पे केवल और केवल प्लांट्स को जब आप खेतों में ग्रो करते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मान लो एक सीड है, दो प्लांट्स है, सेम प्लांट्स है, ये एक राइस है, राइस ए, यहाँ पे राइस बी है। ये राइस जो है इसका साइज छोटा है, इसका इल्ड जो है कम है, इल्ड लो है, साइज स्मॉल है, और इसका इल्ड यानी कि जो इसका प्रोडक्शन है वो भी लो है। एक तरीका ये एक ऐसा क्रॉप होगा। दूसरा एक राइस की वेराइटी है जिसका साइज जो है वो लॉन्गर है, लेकिन इसका इल्ड जो है वो हाइयर है, काफी अच्छा ये इससे पैदावार होती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस राइस में मान लो हवा तेज चलेगी तो इसका साइज बड़ा है, ये झुक जाएगा, तो इवन नो कि इसका इल्ड बहुत बेहतर था, लेकिन अच्छा आपके पास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप क्या चाहते हो, आप एक ऐसा प्लांट चाहते हो जिसमें दोनों ट्रेड, दोनों अच्छे वाले ट्रेड, कि साइज भी लो हो और इल्ड भी हाई। तो आप क्या कराओगे, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराओगे, इनकी ब्रीडिंग करी जाएगी इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, और इनकी ब्रीडिंग से आपको डिफरेंट राइस के वेराइटीज मिलेंगे जब इनको इंटरब्रीड कराओगे दोनों वेराइटीज को, क्योंकि सेम स्पीसीज है तो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि इसमें से आपको डिफरेंट वेराइटीज मिलेगी, एक वेराइटी मिलेगी जिसका कि साइज स्मॉल होगा और इल्ड क्या होगा, इल्ड भी हाई होगा। लेकिन इसमें आपने जेनेटिक लेवल पे छेड़छाड़, जेनेटिक लेवल पे हुआ काम, ऑब्वियसली हुआ होगा, लेकिन इसमें आपने बाहर से इंजीनियर नहीं करा, इसको आपने सिंपली क्रॉस ब्रीडिंग करा लिया इसको। तो ये होते हैं हाइब्रिड क्रॉप, जो हम लोग बोलते हैं ना हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में यूज हुआ, वहां पे ये प्रोसेस चली थी। लेकिन यहां पे जब हम बोल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, वहां पे उनके जीन्स में आप चेंज कराते हो, उनके जीन्स को आप फील्ड में हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ऑल्टर नहीं कर रहे हो, आप उनको लैब में ऑल्टर कराते हो, ठीक है। ये होते हैं आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये बेसिक डिफरेंस। इसीलिए क्लियरेंस प्रोसेस भी दोनों का अलग है, ठीक है। आप देखोगे इसके लिए आपको क्लियरेंस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, आपको HIV सीड्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करो, केवल और केवल एक ही अलाउड है इंडिया में, दैट इज द बीटी कॉटन। इसके अलावा कोई भी और भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स आपके यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन वेराइटी अगर खेतों में देखोगे तो होता है ना HYV सीड्स, HYV सीड्स तो खूब यूज होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच का। तो यहाँ पे आप क्या करो कि जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस कर रहे हो ताकि आपको कुछ रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली यहाँ पे क्या किया जाता है, जनरली जीएम क्रॉप्स में यहाँ पे दे सम जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर स्पीसीज। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई प्लांट है, अब उस प्लांट पे जो है पेस्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, इस प्लांट है, इस प्लांट पे पेस्ट अटैक होता है, ये इस प्लांट का ईल्ड गिर जाता है। तो ये क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो जिससे ये पेस्ट भागता हो। ऑब्वियसली हर किसी को खाने वाला है, शेर का सवा शेर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को खोजेंगे या स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गीज को खोजेंगे जिससे कि ये पेस्ट दूर भागता। एंड नाउ उस बैक्टीरिया का या उस एल्गी का जीन जो है इसके प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जब इसमें वो जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं जिससे कि अब ये पेस्ट इससे भी दूर भागना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे काफी हद तक जीएम क्रॉप्स में मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे जीन्स जो है अदर स्पीसीज से इंट्रोड्यूस कराए गए, जबकि हाइब्रिड क्रॉप्स में अदर स्पीसीज नहीं थे, दोनों राइस की वैरायटी थी, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है जब भी बात आए कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीच में और हाइब्रिड क्रॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगर हम बात करें जीएम क्रॉप्स की, एग्जांपल्स के रूप में आप अगर चाहो तो देख सकते हो जीएम मस्टर्ड। यहां पे
एक बैक्टीरिया काफी ज्यादा यूज होता है जिसका नाम है बैक्टीरियल थोरिनजेनेसिस। इसको याद रखना, बैसिलस थोरिनजेनेसिस, ये काफी ज्यादा यूज होता है। ये अपने आप में ये जो बैक्टीरिया है इसका काफी यूज होता है। हमने जीएम मस्टर्ड भी बनाया है, बीटी ब्रिंजल भी बनाया है, ठीक है। बीटी ब्रिंजल एंड जीएम मस्टर्ड ये दोनों जो हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थोरिनजेनेसिस, इसके जीन्स उनमें इंट्रोड्यूस करे गए। जब इनके जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो फिर इस बैसिलस थोरिनजेनेसिस जीन की वजह से, इसके जीन की वजह से अब वो क्या हो चुके हैं, ये पेस्ट रेसिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो धारा जीएम मस्टर्ड, उसका नाम धारा एमएच कुछ करके है, आप सिर्फ जीएम मस्टर्ड याद रखना, और दूसरा जो है बीटी ब्रिंजल। लेकिन भारत में अभी ये अलाउ नहीं किए गए हैं नॉर्मल खेती के लिए, टेस्ट वगैरह चल रहे क्योंकि काफी ज्यादा विरोध हुआ था इसको लेकर के, तो अलाउड नहीं है। बट हमने इसको बनाया जरूर, बहुत सारी चीजें बनाई हमने, बीटी टोमेटो भी बनाया था, ओनियन भी बनाया था, बट इंट्रोड्यूस केवल और केवल अभी तक कॉटन हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें जो जीन है उस जीन का नाम है क्राइवन एसी, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है, एक तो कि बैक्टीरिया यूज हुआ है अदर स्पीसीज के तौर पे, उसका नाम है बैक्टीरियम बैसिलस थोरिनजेनेसिस। मैक्सिमम जो जीएम क्रॉप्स हुए उसमें इसी का जीन इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और उस जीन का जो स्पेसिफिक नाम है दैट इज द क्राइवन एसी जीन, उसका स्पेसिफिक प्रोटीन जो है दैट इज आपका क्राइवन एसी। और इसके वजह से ये क्या करते हैं, ये पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाते हैं, इन पे पेस्ट का अटैक नहीं होता, चाहे वो बीटी ब्रिंजल हो या फिर आपका जो आपका जीएम मस्टर्ड आपने बनाया है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी कहानी यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। ये बैक्टीरिया मिलता कहाँ है, सॉइल में मिलता है, नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत इसको दूर से खोज के लाने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बीटी मेज बनाया आपने, बीटी कॉटन बनाया, गोल्डन राइस बनाया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट गो थ्रू एक बार, सारे में कहानी आपको सेम ही मिलेगी। देखो यहाँ पे बीटी मेज, अगेन यहाँ पे जीन आपको सेम दिखेगा, सॉरी बैक्टीरिया सेम दिखेगा, बैक्टीरियल बैसिलस थोरिनजेनेसिस, सेम बैक्टीरिया का आपने यूज किया है। जीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, जीन्स मुझे नहीं लगता आपसे पूछेगा कि कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया है, बट हाँ बैसिलस थोरिनजेनेसिस का नाम आप जरूर याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा बीटी कॉटन, ये ध्यान रखना, दिस इज द ओनली जीएम क्रॉप दैट इज करेंटली अलाउड इन इंडिया। भारत में केवल और केवल यही आपको अभी के तौर पे अलाउ किया गया है फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन राइस इन्होंने बनाया टू प्रोड्यूस अ फोर्टिफाइड फूड, विटामिन ए उसमें क्या हो, ज्यादा हो। अगेन भारत में अभी इसका यूज काफी हद तक नहीं है, अभी जो हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वो ऊपर से मिलाते हैं, ठीक है। जो फोर्टिफाइड राइस अगर वगैरह जो है कई डिस्ट्रिक्ट में भारत के जहां पे इश्यू है, डिफिशियंसी है विटामिन की, आयरन की, तो वहां पे वो फोर्टिफिकेशन करते हैं, बट वो फोर्टिफिकेशन ऊपर से मिलाते हैं। चावल बन गया, आयरन के कर्नल्स बनाए उसमें मिला दिया, ठीक है, और मिला के फिर वो सेल करते हैं पीडीएस में। लेकिन यहाँ पे गोल्डन राइस की जो वेराइटी थी इसको इन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था ताकि इसमें विटामिन ए की मात्रा जो है वो ऑलरेडी ज्यादा हो, जब उसका प्रोडक्शन हो तभी वो ज्यादा हो। हालांकि अभी इसका कल्टीवेशन आपको चालू है। इसके बाद अभी नीचे अभी रिसेंटली इन्होंने जो आपका बीटी कॉटन था इसमें फर्दर डेवलपमेंट किए, तो एक जो था आपका जो जीन था उसमें एक और एक्स्ट्रा जीन ऐड किया ताकि ये जो है जैसे एक और डिजीज से जो आपका बीटी कॉटन है ना उस पे एक और डिजीज का अटैक होने लगा, ठीक है, पेस्ट का अटैक होने लगा जिसका नाम था पिंक बॉलवर्म। ये जो पिंक बॉलवर्म थे ये आपको जो नया बीटी कॉटन आपने बनाया था उसको भी इन्फेक्ट करते थे, तो फिर इन्होंने उसको थोड़े से और उसमें चेंजेस किए और ये जो नया ट्रांसजेनिक कॉटन सीड है अब ये पिंक बॉलवर्म से भी रेस्ट्रिक्टेड है। ये इसको लेकर के बराबर न्यूज में खबर आते रहती है। तो आपने क्या किया, आपके पास एक नॉर्मल देसी कॉटन था, ठीक है, इस देसी कॉटन पे पेस्ट का अटैक होता था तो आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कराया, आपने बीटी कॉटन बनाया, ठीक है। लेकिन इस पे फिर काफी दिनों तक सेफ रहा, बट अगेन यहाँ पे पिंक बॉलवर्म का अटैक होने लगा इस पे फिर से। आपने इसमें क्या किया, इसको फिर से जेनेटिकली मॉडिफाई किया, अब आपके पास न्यू ट्रांसजेनिक कॉटन, बीटी कॉटन ही उसको भी कहते हैं बट ये नया वाला बीटी कॉटन है। ये क्या है, ये पिंक बॉल रेसिस्टेंट भी है। तो अभी आप देखोगे न्यूज में लेकर के बराबर चलता है कि भाई अपने को इसको इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है फील्ड में, ठीक है। बहुत से संगठनों का कहना है कि नहीं इसको फील्ड में ना इंट्रोड्यूस करिए क्योंकि फिर जो है आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि हमने पहले तो किया ही था, तो बीटी कॉटन को जब इंट्रोड्यूस किया तो ये जो नई वेराइटी है इसको भी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ये आपका एक तो पिंक बॉलवर्म का इशू था, उसके बाद ये हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है, जो वीड्स वगैरह होते हैं ना वो उसको उससे भी उसका नुकसान कम होगा। लोगों ने कहा कि जब बाकी जो वीड्स होंगे अगर ये आपका कहीं पे वीड के रूप में फैला, कोई कॉटन की वेराइटी है अगर वो वीड के रूप में फैल गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काफी हेवी मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। उस कंडीशन से अब जब आपको पेस्टिसाइड का मात्रा ज्यादा करोगे तो एक तो आप पॉल्यूशन बढ़ाओगे,
दूसरा कि जब किसी पे दवा आप बार बार डालते हो तो वो क्या हो जाता है, वो रेसिस्टेंट होने लगता है। जैसे आप अगर देखो मच्छरों को, तो मच्छर पहले जो होते थे सिंपली आपने ऑल आउट लगा दिया, उनका कहानी उनकी खत्म हो जाती थी, वो नशे में आ जाते थे, मरते नहीं थे, नशे में आ जाते थे। अब लगा के देखो, अब उसी पे बैठते हैं, जाके आजा उखाड़ लो, क्या उखाड़ने का। ठीक है, अभी जैसे आप जो आप खेतों में चलोगे तो खेतों में बाइक से चलोगे ना तो छोटे छोटे काले काले ये उड़ते हैं, लाई बोलते हैं उसको, खेतों में गेहूं वगैरह के सरसों के खेत में मिलेंगे। पहले वो होते थे, क्या होता था, अगर वो आंखों में पड़े ना उनको हल्का सा ऐसा कर दो तो खत्म हो जाते थे। अभी अगर पड़ गया ना आपको, अभी वो आपको आंख 2 घंटे 3 घंटे वो लहराएगा, आप कितना भी ऐसा ऐसा करते रहो, वो नहीं बाहर निकलने वाला। तो वो इवॉल्व होते हैं, वो भी चीजें क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे डर यही है कि इसके वजह से अगर आपने इसको इंट्रोड्यूस कराया और बाकी जगह पे इसका इम्पैक्ट जो है आपको फैलेगा। ठीक है, आप पेस्टिसाइड का यूज करोगे, पेस्टिसाइड का यूज करोगे, धीरे धीरे प्लांट जो है वो पेस्टिसाइड टॉलरेंट हो जाएंगे, आपको और हेवी वेराइटीज का यूज करना पड़ेगा। तो ये समस्या इसको लेकर के, इसीलिए आप देखोगे कि बराबर क्या है, झगड़ा चलते रहता है, आर्टिकल्स आते रहते हैं, बट अपना फोकस वहां पे नहीं, अपना सिंपल फोकस है इसमें कहानी क्या चल रही है। ठीक है, चलो इसके बाद बीटी कॉटन की हमने बात करी, पूरी कहानी आपको बता दी है। ओनली ये जो है, दिस इज द ओनली जीएम क्रॉप। हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में आपको फंसा दे कि केवल और केवल अगर आपको फील्ड में यूज करने के लिए किसानों को मिला है कोई, तो दैट इज द बीटी क्रॉप। ठीक है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। यही कहानी थोड़ी सी इसको देख लोगे, बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 ये है। अच्छा, भारत में एक चीज ध्यान रखना, भारत में कोई भी क्रॉप खेती में यूज होगा कि नहीं होगा, अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें कुछ चेंजेस करी गई हैं, तो वो कौन पास करता है, कौन अप्रूव करता है। तो इसका नाम आप जरूर याद रखें, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जीईएसी, इसका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो कोई भी क्रॉप अगर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, देन इट शुड पास थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये गलती आप ना करें, एग्रीकल्चर ना करें। कारण क्या है इसके पीछे एग्रीकल्चर का? क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा, तो ये एनवायरमेंटल एंगल से इसको अप्रूवल देती है। ठीक है, तो जीईएसी ना केवल इसी को, बल्कि कोई भी अगर बाहर से कोई भी चीज आ रहा है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज किया गया है, तो वहां पे भी आपको इस कमिटी का अप्रूवल चाहिए होगा। इवन वैक्सीन वगैरह जो होते हैं ना, तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो उसको लिए भी अगर आपको करना है, यूज करना है, यू नीड द अप्रूवल ऑफ दिस कमिटी, अदरवाइज आपको फिर इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एंगल से जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में, वो सेफ है कि नहीं है, दैट विल बी डन बाय दिस। ठीक है, बाकी बीटी कॉटन की वही कहानी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, क्राई 1 एसी जीन, यहाँ पे दूसरे वाले में क्राई 2 एबी भी है। आपको बॉलगार्ड कॉटन उसी को कहते हैं। ठीक है, पिंक बॉलवर्म से सुरक्षा देने के लिए बनी थी। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी जीएम क्रॉप्स में वही कहानी है, वो अलग अलग चेंजेस करते हैं कि भारत में जीएम क्रॉप्स को लेकर के इशू क्या है, क्यों कहीं कहीं पे विरोध होते हैं कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जब इंट्रोड्यूस किया, जब बीटी ब्रिंजल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय बहुत हंगामा हुआ था। बहुत सारे किसान संगठनों ने कहा था कि भाई अपने को नहीं करना, नहीं करना तो मत उगाओ। ठीक है, लोग ना हम उगाएंगे ना उगाने देंगे, ये पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सवाल आपको आ रहे थे, तो कारण क्या है, क्यों मना किया जाता है? तो यहाँ पे एक साइंटिफिक कंसेंसस साइंटिस्ट का यही मानना है कि भाई आप देखो, जो नॉर्मल जो फूड क्रॉप्स हैं उससे जितना खतरा है, उतना ही खतरा आपको नॉर्मल इस जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स है उससे भी है। तो साइंटिफिक एक कंसेंसस है, बट लोगों के दिमाग में ये है कि यहाँ पे झमेला कहाँ पे आता है? झमेला आता है, वो कहते हैं कि आपने इसको परफेक्टली टेस्ट किया है कि नहीं किया है। जैसे एक टेस्टिंग के कई कंडीशंस होते हैं, जैसे अगर आपको कोई सीड पास करना है, मान लो एचवाईवी सीड्स भी पास करना है, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स भी पास करना है, नया आपने हाइब्रिड सीड बनाया, तो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि जैसे कि मान लो कम से कम 3 सीजन आपको उगाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 3 सीजन आप उगा के 3 बार उसकी फसल उगाओगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में उगाओगे और देखोगे कि इंप्रूवमेंट कितना है। अगर होगा तभी हम इसको हाइब्रिड का टैग देंगे एंड देन इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर हाइब्रिड वन। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस चीज को बाईपास किया जाता है कि 3 की बात हुई है ना, हम जल्दी आपको फास्ट फॉरवर्डिंग करना है। बिजनेस कंपनीज हैं, कंपनीज क्या करते हैं कि भाई अपने को सीड उतारना है मार्केट में, वो क्या करेंगे, अच्छा ऐसा करो इस प्लॉट में अभी लगा दो,
इसके 10 मीटर दूर दूसरा प्लॉट बनाओ, वहां पे 1 हफ्ते बाद लगाओ। ठीक है, आपने 3 सीजन की बात कही थी ना, वो 3 सीजन 3 बार सोविंग क्रॉप्स, लॉज के बीच में जो है ना ब्लू आपको जो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ती है, इसीलिए वो क्या करेंगे, 3 बार उगाने की बात हुई थी, वो 3 बार साइमल्टेनियसली उगा देंगे, 3 जगहों पे उगाएंगे, 1 महीने के आगे पीछे करके। तो मान लो जो प्रोसेस होने में उनको 3 साल लगता, 3 साल बाद अप्रूवल मिलती, काफी लंबे टाइम तक टेस्टिंग चलती, उसको उन्होंने क्या कर दिया, विद इन 6 मंथ 8 महीने देके क्लियर कर दिया। कई बार इस चीज को भी लेकर भी ऑब्वियसली होता है, ये तो बंगाल में 3 फसल होते हैं चावल। हाँ जी, चावल 3 फसल होते हैं। नहीं, मेरा वो पर्पस, मेरा ये था कि वो तो ऑब्वियसली वो आप सीजन के हिसाब से कर रहे हो ना, यहाँ पे जो मैंने कहानी बताई उसको समझो कि आपने किस तरीके से रूल्स को बाईपास किया, ये रूल्स को बाईपास करना हो गया। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं कि ये जो होनी चाहिए, ये भारत के अलग अलग इलाकों में उस तरीके के क्लाइमेट में आप चेक करोगे, ये क्या करते हैं, सुटेबल क्लाइमेट में जाके चेक करते हैं, जहां पे पता है कि इसकी मिट्टी अच्छी है और ये अच्छा है, ये कर, तो इस तरीके से बाईपास करते हैं। इसके लिए ज्यादा विरोध होता है, गलती किसानों को भी 100% नहीं होती, खैर किसानों को पता क्या, वो तो एनजीओ वाले और ये सब करते हैं कि भाई हंगामा मचाने का है। तो कारण यहाँ पे ये होता है विरोध करने का। अगर सब कुछ टेस्टिंग 100% अच्छी से की जाए, केस बाय केस बेसिस पे आप टेस्टिंग करो, सही से करो, तो ये एक लोगों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में कंसेंसस है कि इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने का है। आप टेस्ट कर लो, फील्ड ट्रायल्स में आपको पता चल जाएगा क्या होने का है। लेकिन लोग यही कहते हैं कि भाई आपने बाईपास कर दिया, फील्ड ट्रायल्स को अच्छे से। सेम हुआ था कोविड के टाइम में, वैक्सीन से इशू क्या था, लोग भाई आपने अच्छे से ट्रायल नहीं किया, आपने जो डेटा आपको चाहिए था जुटाना वो आपने अच्छे से नहीं काम किया, टेस्टिंग पर्पस टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई है, आपने सारे स्टेजेस के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है, बीच में जो टाइम गैप चाहिए था आपने वो नहीं दिया है। देखो, मैं दोनों पक्ष मुझे लेके चलना पड़ता है। ठीक है, एक पक्ष उसका डेफिनेटली है कि आपको जल्दी करना था, extraordinary circumstances require extraordinary measures, I agree with that। ठीक है, आई अग्री विद दैट, बट उनका भी तो पक्ष मुझे रखना है सामने। ठीक है, सो यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे एनजीओ वगैरह का यही है कि ये जो जीएम क्रॉप्स हैं ये अच्छे से टेस्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये सेफ नहीं है। एक उनका आइडिया ये है कि ये सेफ्टी को लेकर के इशू है। दूसरा, यहाँ पे दूसरा इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनेटर सीड्स का। टर्मिनेटर सीड्स क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स में मान लो पहले के टाइम में अगर आप खेती से जुड़े होगे तो पता था आपको चलेगा कि हमारे घरों में फसल काट के आई, उसी फसल का एक हिस्सा रख दिया, अगले साल उसको बीज के रूप में यूज कर लेते थे, सीड के रूप में यूज कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे ऐसा नहीं होता है। जब जब सीजन आएगा फसल लगाने का, आप मार्केट से जाके नया बीज खरीद के लाते हैं। व्हाट इज द रीजन? तो दैट इज द टर्मिनेटर सीड्स आपको मिलते हैं, यानी कि एक जनरेशन के बाद वो दोबारा आपको यूज नहीं कर सकते, आप उसको फील्ड में करोगे तो यील्ड की वैरायटी सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई एमएनसीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने इतना इन्वेस्टमेंट करके, खर्च करके, ट्रायल वगैरह करके किया है, और एक ही बार बेच के उनका काम खत्म हुआ, तो आप मतलब क्या ही फायदा होगा उनको। तो इसलिए यहाँ पे टर्मिनेटर सीड्स बनाते हैं कि 1 या 2 जनरेशन के बाद वो स्टेराइल हो जाएगा, उससे फिर फर्दर फसल प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप केवल और केवल प्रॉफिट मोटिव से इस तरीके के स्पेसिफिक सीड्स बना रहे हो, और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग और बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो इसलिए आप जो है आप इस तरीके के सीड्स को मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि किसान जो है, किसान क्या होता है, किसान निर्भर हो जाते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज पे। भारत में जो एमएनसी जो है सीड में लेकर के उनका काफी बड़ा बिजनेस है, और अगर अब मान लो कि सब धीरे धीरे करके जो आपको वाइल्ड वेराइटीज थी आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, तो मार्केट में बचेगा क्या, केवल और केवल जो नई वेराइटीज आई, हाइब्रिड वेराइटीज आई। अब उसके बाद आपको यह भी पता है कि आपके पास सीड्स बचा नहीं है जो आप यूज कर पाओगे, तो कंपनी जो है जियो की तरह मनमाना चार्ज करना स्टार्ट करेगी। 10 साल डाउन द लाइन, 50 इयर्स बाद सबके नॉर्मल सीड्स आपके पास मिलेंगे नहीं, जो बचा है आपके पास केवल और केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड बचे, और वो सारे के सारे टर्मिनेटर सीड्स। तो फिर आपके पास वो कहेगी ऐसा है 2000 रुपए किलो जो है आपको देंगे चावल, धान लगाने के लिए खेत में, आपको लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो एक कंसर्न जो है ये यहाँ पे भी है। पेप्सिको वाली कहानी सुनी थी आपने, हालांकि वो हाइब्रिड वेराइटी थी, और पेप्सिको वाली कहानी में क्या हुआ था, लेज बनाने के लिए किसानों ने कहा कि भाई हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। हाँ, तो वहां पे हुआ कि भाई हमने आपको सीड दिया है अपने खेतों में लगाने के लिए, आप अपने खेतों में लगाओगे, उससे बीज बना के फिर दूसरे को बेच नहीं सकते आप।
तो इस तरीके केसेज हुए लोगों को लेकर के कि भाई ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लोगों को फोर्स भी करती। मान लो कि मैंने फसल उगाया, कोई मैं हाइब्रिड वैरायटी का सीड लेके आया, अब हाइब्रिड वैरायटी की सीड लेने जाओगे तो मान लो कि 500 रुपए केजी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, गेहूं का सीड आपको मिलता है लेट सपोज। अब आप सोचोगे भाई अच्छा बिजनेस तो यही है मेरे लिए, मैं कहां खेती करने जाऊं, 500 रुपए केजी का गेहूं खरीद के लाऊं, उसको खेतों में लगाऊं और वो जब गेहूं पैदा हो उसको एज ए सीड बेचूं, वो भी तो हाइब्रिड वैरायटी का ही है। तो कितना अच्छा बिजनेस है। नॉर्मल गेहूं 40 रुपए केजी बिकता है और वो जो है 500 रुपए किलो बिकेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके लिए अलाउड नहीं। आप कर सकते हो, अपने लिए नॉर्मली एक्सचेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली 1 साल के बाद वो काम नहीं करेगा, टर्मिनेटर सीट्स रहते हैं जनरली, लेकिन अगर वो टर्मिनेटर सीट्स नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो जो लॉ कहता है भारत का, पीपीएफबीआर एक्ट करके है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, ये आपको आएगा बाद में इन्वायरमेंट वगैरह में, आप इसको पढ़ोगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट, ठीक है, पीपीएफबीआर एक्ट कहते हैं इसको, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ठीक है। हम थोड़ा डाइग्रेस हो जाएंगे इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर नहीं जा रहा हूँ, या आप हो सकता है इकोनॉमिक्स वगैरह में सर थोड़ा सा बता भी देंगे, आपको बेसिक बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बताया भी नहीं जाता, इसमें थोड़ा सा आपको एक नजर बस देख लेने का है। ये जो पीपीएफबीआर एक्ट है, ये इसको भारत ने बनाया है कि हम दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकें, जो फार्मर्स है हमारे और जो एमएनसी है, एमएनसी ने भी तो खर्च किया है ना भाई, इन्वेस्टमेंट करा है, तो कुछ तो निकालना चाहेंगे वो, तो उनके इंटरेस्ट भी मेट हो, हमारे किसानों के भी इंटरेस्ट मेट हो। तो भारत ने क्या करा, भारत ने ये लॉ ये बनाया, कहा है कि भाई आप सीड्स को, जो आप सीड खरीदते हो, हाइब्रिड वैरायटी की सीड खरीदते हो और किसी ने डेवलप किया है, और उसको अगर आप चाहो तो आप प्रिजर्व कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, बट आप सेल करने के लिए उसकी ब्रांडिंग करके सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे ही नॉर्मल मार्केट में लेके जाओ, बोलो कि ये मेरा हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड है, 500 रुपए किलो खरीद लो, कोई खरीद लेता है तो ठीक है, कोई दिक्कत। आप ब्रांडिंग करोगे, अब ऐसे लेकर बेचो, कौन खरीदेगा। उसके खिलाफ यही तो लॉसूट है, इसलिए तो पेप्सिको का लॉसूट हेल्ड नहीं हुआ, इसलिए तो पेप्सिको का लॉसूट हेल्ड नहीं, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ब्रांडिंग करके नहीं बेची है। मना जो है राइट्स लॉ में यही था कि आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, अभी बेचेंगे, ऑब्वियसली बेचेंगे। तो ये इशू है, ये आप ध्यान रखेंगे पीपीएफबीआर एक्ट में। तो एक सवाल ये भी आता है कि भाई आप इसको कैसे बैलेंस करोगे। बाकी जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अबाउट प्लांट्स एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि प्लांट में आईपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है कि भाई किसी ने कोई सीड बनाया है, हाइब्रिड सीड बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाया है, अब जो बनाया है तो वही बेचेगा 20 साल तक, तो ये कहते हैं कि भाई ये मोनोपोली क्यों, प्लांट पे कैसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपी राइट्स का झगड़ा हर जगह है, वैक्सीन मैंने बनाई तो मैं ही, दवा मैंने बनाई तो मैं ही बेचूंगा, कोई और कंपनी बेच नहीं सकती। जैसे भारत में एक कैंसर की मेडिसिन आती थी नोवार्टिस करके, उसके पहले जो कंपनी थी, कोई यूएसए की कंपनी थी, वो कैंसर की जब मेडिसिन भारत में बेचती थी तो वो उस मेडिसिन का कॉस्ट पर फाइल आई थिंक 10,000 रुपीज के आसपास आता था, पर फाइल का कॉस्ट, एक फाइल मतलब एक पत्ते का कॉस्ट। हाँ, जर्मनी का था, नेक्सावर था कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, फॉरगेटिंग द नेम। तो वहां पे उन्होंने ये किया था, भारत उनका पेटेंट रहता है, तो जब तक आपका पेटेंट है आप ही बनाओगे, केवल आप ही बनाओगे तो मनमाना बेचोगे। तो भारत में जो पहले लॉ था, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेटेंट नहीं था, यहाँ सॉरी प्रोडक्ट पेटेंट था, प्रोसेस पेटेंट नहीं था, ठीक है, यानी कि आप उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोसेस से बना सकते हो, हाँ, दूसरे नाम से नहीं, उस तरीके से जिन्होंने बनाया उस तरीके को छोड़ करके बाकी किसी दूसरे तरीके से वो खाना बना सकते। तो समोसा मुझे बनाना है, ठीक है, तो एक समोसे का बेसिक आइडिया ही कैसे बनेगा वो किसी ने पेटेंट करा लिया, मैं बोला मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं उस समोसा ही बनाऊंगा, असली तरीके से बनाऊंगा, अलग तरीके से बनाऊंगा, मैं जो है उसका ऊपर का जो कवर है वो अलग छान दूंगा, आलू को अलग रखूंगा, जब आपको खाना होगा तो मैं अलग से मिला के दूंगा, दैट इज अलाउड। लेकिन नॉर्मली जैसे समोसा बनता है वैसे अलाउड नहीं है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट। तो भारत में प्रोसेस पेटेंट जो था, प्रोसेस पेटेंट पहले ये था कि प्रोडक्ट पेटेंट नहीं लगता था, प्रोसेस पेटेंट आपको मिलता था। तो उसके बाद जब इन्होंने इंडिया में उन्होंने कैंसर के उस दवाई को बनाया, उसका जो दाम है करीब करीब 150 गुना तक कम हो चुका था। जो फाइल 10,000 रुपए की आती थी एक, वो घट के आ चुकी थी 500 या 700 रुपए पे, ठीक है। इसकी बैटरी डाउन होती है, राहुल इसका चार्जर ऑन करो ना, वो बैटरी डाउन। तो इसको लेकर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी झगड़ा है कि क्या प्लांट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, प्लांट सीड्स वगैरह को लेकर के। तो ये तो नेचुरल है भाई, आपने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए और कह दो कि मेरा है,
तो उसको लेकर के झमेला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही कहानी मेजरली आपको दिखेगा। लीगल इश्यूज भी है कि कई जगहों पे कितना तक आपको जो है रेगुलेशन होना चाहिए, कितना रेगुलेट करोगे मार्केट वगैरह को, ये सब आपको चीजें चलेगी। डेटा अगर आपसे पूछ ले, एक छोटा सा डेटा याद रखना कि पहली बार कहीं पे जीएम क्रॉप को लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स लगे थे कि आपने मॉडिफिकेशन किया है, आपको उसको मार्क करना पड़ेगा कि ये जीएम क्रॉप है, आप लोगों को बताओगे। हालांकि बाद में इसको लेके लॉ आए थे, तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में आया था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने पहली बार इंट्रोड्यूस करा था कि अगर आप जीएम क्रॉप्स को कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू लेबल इट कि दिस इज द जीएम क्रॉप। आप उस पर वार्निंग साइन दे दो कि भाई आपको बता दिया जीएम क्रॉप है, आपको यूज करना है नहीं करना है। तो आप जब खेतों में मान लो बैगन खाओगे, ब्रिंजल खाओगे, तो वहां पे क्या है कि अगर ब्रिंजल वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यू नीड टू टेल पीपल ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल आपको खाना है, खाओ, नहीं तो देसी वाला लेकर के खाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। भारत में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, तो क्योंकि भारत में एक ही जीएम क्रॉप अलाउ ही है, दैट इज द कॉटन। ठीक है, तो कॉटन में क्या ही, वो कुछ और भी होगा तो पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने जो है जीएम फूड क्रॉप पे अभी तक जो है मोरेटोरियम लगा रखा है, बाकी चीजों पे अलाउ नहीं किया है। तो बीटी ब्रिंजल को लेकर भी चल रहा है और बाकी कुछ वेराइटीज को लेकर के इसको अलाउ किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत में तो कितना ही स्पीड से काम करती है हम सबको पता है। ये बेसिक एक आइडिया आप ले लेना कि यहाँ पे इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भारत में ये आपको फैक्चुअल डेटा कि आपको क्यों कहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर जीएम क्रॉप्स आपने कहा है तो वो कौन से लॉज हैं जिसके थ्रू आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। दो लॉज को आप याद रखेंगे। पहला जो है दैट इज द इन्वायरमेंटल, वो तो अरे बाबा वो कमिटी है, कमिटी को पावर किस लॉ के अंदर में दिया गया है कि आप जीएम क्रॉप्स को चेक करोगे, वो कानून किस कानून के तहत उनको पावर दिया गया है। तो दो कानून आप याद रखेंगे, दैट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और दूसरा जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी को आपको पास कराना पड़ेगा। यानी उस एक्ट के अंदर में क्या है कि कोई भी चीज आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो एनवायरमेंट में, यू नीड द परमिशन। बट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर में किसका परमिशन लेना पड़ेगा, दैट विल बी यूज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं बीटी ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो वहां पे मुझे इन दोनों लॉज के अंदर से क्लियरेंस चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट में उसका असर पड़ेगा एंड लोग उसको खाना खाएंगे भी। लेकिन अगर मुझे बीटी कॉटन के लिए लेना है तो केवल और केवल मैं इस लॉ के अंडर में क्लियरेंस लेके आऊंगा। आई डोंट नीड द क्लियरेंस फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको। तो दो लॉज जिसके अंदर में यू नीड द क्लियरेंसेस, तो ये बेसिक आप क्लियर रखें इसको। अच्छा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को इन्फोर्स कौन कराता है भारत में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इस एक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए? हाँ, ठीक है, फसाई। तो हर फूड क्रॉप पे देखोगे इनकी लेबलिंग रहती है, तो इसको पावर किसके अंदर में मिला हुआ है? ठीक है, चलो रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स की थोड़ी सी चर्चा। फसाई के बारे में देखो, फसाई वगैरह के बारे में आप जनरली मिस कर देते हो, ना पॉलिटिक्स में पढ़ोगे ना कहीं पढ़ोगे, ये मिस हो जाते हैं। एक नजर, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा कर ही रहे हैं तो इसको देख लो। फसाई आपको बनाया गया एफएसएस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, अभी हमने देखा 2006, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे और किसी मिनिस्ट्री की गलती ना करें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर से लेकर के चले। काम यही है कि भाई आपके फूड क्रॉप्स जो हैं, जो भी लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, सही तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सारा इंपोर्ट को लेकर के, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स मीट करे ताकि लोगों को खाने के लिए वो क्या हो, फूड जो है वो सेफ हो। तो वो उसको मैनेज करने का जो काम है पूरा, दैट इज डन बाय दिस फसाई। फसाई से इसको लेकर के और कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, किस एक्ट के थ्रू बना है, किस ईयर में बन सका है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में बना है और क्या इसका बेसिक आइडिया है। तो फूड में जो भी रेगुलेशन, अब होटल वालों को फसाई से डर लगता है। ठीक है, जितने होटल चलते होंगे यहाँ पे, अगर वो सुन लेंगे कि फसाई का ऑफिसर है, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको अधिकार है, वो कहीं भी जाके टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई आपका जो क्रॉप है, आप जो बना रहे हो डिश, वो कितना हेल्दी है। हाँ जी, हाँ पहुंच जाते हैं, पहुंच के ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे वो। तो ये इनको पावर दिया गया ना कि भाई जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। अब करप्शन तो हर जगह है, तो यहाँ पे भी। ठीक है, तो बड़े बड़े ये के लाइसेंस मिले हुए हैं उनको, उनकी टेस्टिंग वगैरह होती थी। रेलवेज में सबसे ज्यादा गंदा मिलता है खाना। ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी फसाई, गवर्नमेंट की एजेंसी रेलवे,
चेक नहीं करते क्यों भाई? आप बार बार चीजें ब्रेक होती, तो ये ऐसा ही है, कानून ऐसे ही दिखेंगे आपको। आज तक भारत में चला कि भारत में जो है जो ह्यूमन स्कैवेंजिंग है वो अलाउ नहीं करी जाएगी। ठीक, कचरा वचड़ा साफ करने के लिए ह्यूमन से आप गंदा नहीं साफ करा सकते, ये लॉज है आपको। लेकिन रेलवे सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, तुम देख लो है कि नहीं है। आज भी पटरियां कौन साफ करता है? तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं हम ये अलाउ नहीं करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग, दूसरी तरफ आप खुद गवर्नमेंट ही करा रही है। ठीक है, तो मैं देखो लॉ के बीच में कई बार चीजें आपको जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन। जीईएसी के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसकी चर्चा हमने कर ली है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। इसका ध्यान रखना, कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट अगर आएगा, कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट अगर आएगा, उसको आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम दिस जीईएसी। आइदर उसको फूड के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए या ना किया, दोनों ही कंडीशन में यू नीड दिस जीईएसी। क्योंकि यहाँ पे पर्पस होता है इनका इन्वायरमेंटल एंगल से, कि इसका इन्वायरमेंट पे एंगल पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं। जैसे देखो, इवन वैक्सीन का इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है। जैसे पोलियो की वैक्सीन हुआ करती थी, अगर वो पोलियो की वैक्सीन एक्सेस में दी गई तो लोगों के क्या होगा, वो स्टूल के थ्रू पास करेगा, और स्टूल के थ्रू पास करके जो आपका सीवेज लाइन है उसमें पोलियो के जो मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी, उन वेक्टर्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो फिर वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कितनी मात्रा में जाएगा, क्या जाएगा, इन्वायरमेंटली सेफ है कि नहीं, ये सारा चीज दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड बाय द जीईएसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केवल और केवल फूड क्रॉप्स के लिए नहीं, किसी भी इवन वैक्सीन में भी क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैक्सीन क्या होता है, सिंपल वही ऑर्गेनिज्म है जिसका अगर पोलियो का वैक्सीन, आपको पोलियो की बीमारी है या होने के चांस है, तो पोलियो के वायरस को ही पकड़ के लेके आएंगे, उसी को आपके बॉडी के अंदर डाला जाएगा वीकेंड फॉर्म में, ताकि आपको क्या करे। तो चांसेस है ना कि अगर वो लीक कर गया इन्वायरमेंट में तो उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए यू नीड दिस जीईएसी, आपको चाहिए होगा। और हमेशा ये केवल और केवल इन्वायरमेंटल एंगल से जांच करती है। जैसे दवा ही है, तो कोई वैसी दवा जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह इंट्रोड्यूस करनी है, लेट्स फॉर एग्जांपल, तो उसका इन्वायरमेंटल एंगल से इंपैक्ट ये चेक कर लेगा। या वैक्सीन ही होगा तो वैक्सीन का इन्वायरमेंटल एंगल से इंपैक्ट जो है जीईएसी चेक कर लेगी। बॉडी पे उसका क्या असर होगा वो आपको मेडिकल वाले चेक करेंगे। ठीक है, ड्रग्स के लिए जो सीडीएससीओ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो चेक करेगी। लेकिन इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से उसका क्या होगा, ये आपको करने के लिए जीईएसी है। तो एक चीज को कई कमिटी जो है वो पैसेज देगी, इन्वायरमेंटल एंगल से हमेशा जीईएसी देगी, कोई भी प्रोडक्ट हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके बाद की जो कहानी है, आपको कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, इसका नाम सुना अभी रिसेंट में न्यूज चली थी कि जो सेरेलेक है, जो बच्चों के खाने का प्रोडक्ट है, वो कोडेक्स के स्टैंडर्ड से ज्यादा है। उसमें जो शुगर की मात्रा है कई देशों में, वो कोडेक्स का जो प्रिस्क्राइब्ड मात्रा है उससे ज्यादा है। तो जिस तरीके से भारत में फसाई एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि क्या चीजें किस मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है, किस लेवल तक होनी चाहिए, वैसे ही दुनिया के लेवल पे एक कमिटी है जिसका नाम है, या कमीशन है जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। ये अभी हाल में खूब न्यूज में रहा, खूब 10 दिन चला। न्यूज वाले चलाते भी ऐसे रगड़ के ना कि भाई देखो हमारे साथ धोखा, बच्चों के फूड प्रोडक्ट्स में जहर। ठीक है, वैसे ऐसे टैगलाइन वो बनाते हैं अच्छे। तो वो टैगलाइन खूब चला था यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन में जो शुगर की मात्रा थी उसी सेरेलैक में, जो बच्चों को दिया जाता है ना, वो फूड होता है उनका, तो वहां पे उसमें शुगर की मात्रा काफी कम थी, जो डिस्क्राइब मात्रा थी वही थी। लेकिन जो सदर्न कंट्रीज थे वहां पे वो मात्रा उन्होंने अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ा के चला रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये बॉडी का नाम रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है, इसको देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे पहली चीज की ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, बट मोस्टली लेड बाय एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कौन सा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों की ज्वाइंटली ये इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डेवलप करा है इंटरनेशनल फूड कोड को, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसमें क्या मात्रा होनी चाहिए, शुगर की मात्रा किस लेवल तक सेफ है, या प्रिजर्वेटिव्स आप डाल रहे हो तो किस मात्रा तक सेफ है, वो सारा स्टैंडर्ड जो है इन्होंने सेट किया है। तो कहीं पे आपसे इंटरनेशनल फूड कोड नहीं पूछेगा, आपसे ये टर्म पूछ लेगा कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है। ये टर्म रिसेंटली न्यूज में हमने पढ़ा था, द टर्म कोडेक्स एलिमेंट्रियस रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट इट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है ये इंटरनेशनल फूड कोड है कि क्या किस लेवल तक कौन से प्रोडक्ट्स अलाउ हैं, शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सेरेलैक वाला चीज याद रखोगे आपको याद रह जाएगा ये।
ठीक है, कि उसमें उन्होंने क्या हुआ, तो इन्होंने सारी कुछ बताया कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस क्या, वो बनाने का तरीका क्या होने चाहिए, ये ध्यान रखना। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि ये जो लॉ है ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है, ठीक है, यहां पे दे डू नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन नेशनल लेजिस्लेशन, यानी कि हम अपने यहाँ पे अलाउ करते हैं, आपको कोई उनको वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शुगर की मात्रा हर 100 ग्राम में 2 ग्राम से कम होनी चाहिए। हमने भारत में लॉ बनाया, हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, हम 5 ग्राम तक अलाउ करेंगे, तो आप कर सकते हो। उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि आपको रिकमेंडेशन दे दिया, आप इस लेवल तक करो। तो ध्यान रखें, इसका आपका लेजिस्लेशन पे, अपने नेशनल लेजिस्लेशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि इसका इंपैक्ट पड़ता है जब आप वर्ल्ड में ट्रेड करते हो। जब आप वर्ल्ड ट्रेड में उतरोगे तो एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहते हैं एसपीएस एग्रीमेंट। एसपीएस एग्रीमेंट यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट। जैसे आप कोई फूड प्रोडक्ट बना के बाहर में बेचते हो, जैसे हमारे यहां से कुछ जाता है, मान लो फूड क्रॉप्स ही जा रहा है, हम मैंगो भेजते हैं यूरोप में, वहां तो अलाउ नहीं करते, बोलते हैं कि भाई इसमें जो है पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर में है कि आप ट्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकते किसी कंट्री को, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। तो वहां पे लोग जो है ये यूज करते हैं दिस एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसमें है कि कुछ स्पेसिफिक मात्रा से, मान लो कि पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है, हर्बिसाइड की मात्रा ज्यादा है, या कुछ स्पेसिफिक आपने प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज किया है, ठीक है, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। अभी मसालों का हुआ था, इन्होंने कैसे किया कि भाई इसमें जो है रेसिड्यू ज्यादा है, इसमें केमिकल रेसिड्यू ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो कहां से उन्होंने ब्लॉक लगाया, उन्होंने ब्लॉक लगाया थ्रू दिस एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये लॉ डब्ल्यूटीओ की भाई एग्रीमेंट है कि अगर नेशन चाहे, उसको लगता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं आने दूंगा, अलाउ नहीं करूंगा, दे कैन ब्लॉक। और ये भारत के प्रोडक्ट्स पे ये खूब यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हम यूज भी करते हैं ज्यादा ऑब्वियसली, बट फिर भी हमारे यहाँ रेसिड्यू की मात्रा ज्यादा रहती है, और इसी वजह से हमारे जो क्रॉप्स है उनके एक्सपोर्ट के पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है इन द आउटर वर्ल्ड, इन द यूरोपियन कंट्रीज। वो कहते हैं कि भाई आप सब चीज में बस जहर ही भेज रहे हो हमारे पास। हमने बोला कि आपने खिलाया, हम वापस कर रहे हैं, और क्या नहीं लेते, ऑब्वियसली नहीं लेते हैं। तो लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन, इसको आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे ये कहानी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कितने तरीके से लगाए जाते हैं। एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाने का तरीका ये भी है। क्या था, अच्छा वो पाउडर के मामले में उसमें यही लगा होगा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर ही लगेगा, कैंसर वाली चीजें हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें या डब्ल्यूएचओ का भी बहुत से गाइडलाइंस है बच्चों को लेकर के अलग से है वो, तो उसमें भी लग जाता है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन काफी न्यूज में रहा, इसको जरूर याद रखें। इसके अलावा एक दो प्रोटोकॉल है, इसमें एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। आपने नाम सुना है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? हाँ जी, हाँ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1991, ठीक है, 91-92 कर लो। अर्थ समिट हुआ था आपको 1992 में, जिसको रायो अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है, रायो डे जेनेरो में ये समिट हुई थी। बहुत ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। हुआ ये था कि जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ा, लोगों को एक टाइम पे आके लगने लगा कि भाई हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो एफर्ट्स लगने शुरू हुए 1970 से लेकर के, उस समय स्टॉकहोम हुआ, उसके बाद और कॉन्फ्रेंसेस हुए। 1992 में सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ उस टाइम का, जिसको कहा गया रायो अर्थ कॉन्फ्रेंस या रायो अर्थ समिट, ठीक है। इस रायो अर्थ समिट में 4-5 एग्रीमेंट पास कराए गए थे। उसमें से एक एग्रीमेंट जो था, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा गया था। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेरिएशन कितनी है, ठीक है, स्पीसीज की, डिफरेंट एनिमल्स की वेरिएशन कितनी है, और हर वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। हर वेरिएशन की अपनी खासियत है जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि आप नहीं जानते कल के डेट में क्लाइमेट कौन से करवट बदलेगा, और कौन से करवट बदलेगा तो फिर उसका इंपैक्ट कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी हमने बात करी ना गेहूं की या चावल, अब जस्ट उसको गेहूं की जगह पे चावल कर लो, कि एक चावल है जो लंबी साइज का है, जिसका साइज, जो स्टेम की साइज जो है वो लंबी है, ठीक है। तो हवा चलती है, हवा तेज चलती है, ये चावल जो है ये झुक जाता है, इसके वजह से इसमें इवन दो इसका यील्ड अच्छा था, हम इसको नहीं उगाते हैं। अब इमेजिन करो कि धीरे धीरे आपने इसको उगाना बंद कर दिया, इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, ये वाइल्ड में मिलना बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, ये आप शायद कहीं हो ना हो। तो मान लो अगर ये एलिमिनेट हो गया और कल के डेट में आपका क्लाइमेट बदला, और ऐसा बदला कि अभी तक जिन खेतों में आप चावल उगाते थे
तो वहां पे पानी ज्यादा लगने लगा, तब आपको वापस से इस चावल की जरूरत पड़ेगी कि भाई इसका साइज ज्यादा था तो थोड़ा पानी रहेगा भी तो कोई बात नहीं, ये होल्ड कर सकता है थोड़ी देर के लिए। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो यानी कि अगर आपको अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, स्पीसीज की रिचनेस है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनको प्रिजर्व करके रखो, पता नहीं कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए, ठीक है, या इकोसिस्टम इस तरीके से बैलेंस होता है। तो इसको लेकर के इन्होंने इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को करा था कि आप ऐसे वेराइटीज को इंट्रोड्यूस ना करें जो वहां की लोकल वेराइटीज को बर्बाद कर दे। अगर करना भी है तो आप उस देश से पूछ ले, वहां के लोगों से पूछ लो कि भाई देखो मैं ये क्रॉप आपके यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर करूंगा ये आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, आप रेडी हो? अगर वो तैयार है तो कर दो, नहीं तैयार है तो मत करो। जैसे भारत में एक चीज चला, यूकैलिप्टस खूब लगाया गया, फॉरेस्टेशन करना था भारत में, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कराया गया, खूब लगाया गया यूकैलिप्टस को। उसने पानी के लेवल को खराब किया, उसने पेस्ट अटैक कराया बहुत ज्यादा, ठीक है। और बाकी आप देखोगे उस समय में हमारे यहाँ शीशम लगती थी, पहले हम लोग के एरिया में शीशम बहुत लगता है, लेकिन ये 20 साल का जो दौर चला, 30 साल का, उसमें शीशम लगते ही नहीं थे, ठीक है। अब धीरे धीरे यूकैलिप्टस कम हुए, शीशम बढ़ने शुरू हुए, शीशम लगते नहीं थे। तो आप मान लो बाहर से कोई क्रॉप लेके आ रहे हो और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो वहां के लोकल एनवायरमेंट को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। फिशेज में होता है, बर्ड्स में होता है, हर चीज में हो सकता है। वीड्स होते हैं, कई वीड्स होते हैं जो फैल गए तो पूरा का पूरा वो साफ कर देंगे उस इलाके में, वो घास उग गए तो अब वहां तो अब आप कुछ नहीं उगा सकते। तो इन्होंने कहा कि आप इसको ध्यान रख के करो, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है। इंट्रोड्यूस कर दो और खत्म हो जाए, आप ना करो ऐसा काम, ठीक है। तो ये सीबीडी है, इन्वायरमेंट में अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, बट सीबीडी के अंदर में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर में 2 प्रोटोकॉल साइन किए गए, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे आपने एक कन्वेंशन कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद में मुझे लगा कि इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहिए था, तो फिर आप उसमें एक अलग से एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल डाल के ऐड करते हो, एक और रूल ऐड कराते हो, ठीक है। तो सीबीडी के 2 फेमस प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। ये अपने काम का है, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल में इन्होंने सिंपली बात कही कि आप पेरिस में 2003 में इसको साइन किया गया था। दिस स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रांसबाउंड्री मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, किसी कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, इन दैट केस यू नीड टू इन्फॉर्म दैट कंट्री जहां पे मूवमेंट हो रहा है कि भाई देखो ये आप लेके जा रहे हो, इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किस किस चीज के लिए यूज हो सकते हैं? एक तो हमने बताया वैक्सीन वगैरह के लिए यूज होते हैं, वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ही है। दूसरे क्रॉप्स के रूप में होते हैं। तीसरे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसा ईस्ट लेके आएंगे कि जब शराब बनाओगे तो काफी अच्छा सेंट आएगा उसका, पॉसिबल है ये इस तरीके के ऑर्गेनिज्म। तो उसको अगर जब लेके आओगे एक जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यू नीड टू इन्फॉर्म द कंट्री कि भाई देखो ये आप खरीद तो रहे हो, इसके निगेटिव इंपैक्ट ये हो सकते हैं या अननोन इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट इनको करने का है। तो ध्यान रखना, अगर जीएम फूड क्रॉप्स आर विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोटोकॉल ओनली इफ दे कंटेन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि अगर आपने उसमें किसी और के जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, किसी स्पीसीज के जीन इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो क्या हो सकता है, दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग और रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है, देन यू नीड क्लियरेंसेज अंडर दिस प्रोटोकॉल एज वेल। जेनेटिक मॉडिफाइड, तो जेनेटिक मॉडिफाइड में साइंस वाला पोर्शन बहुत छोटा था, इसका बाकी जो पोर्शन है क्लियरेंस कहां कहां से चाहिए होगा ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में स्पेसिफिकली आपने देखा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का रोल आया आपको। वर्ल्ड लेवल पे आप बात करोगे तो एक तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है और दूसरा दैट इज अंडर दिस कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर में साइन किया गया है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्लियरेंस चाहिए होगी। ये छोटा सा आपकी कहानी थी पूरी की पूरी। इसके अंदर में नागोया प्रोटोकॉल है, ये आपको लिख ही लो साथ में, अगर इसको देख ही लिया है तो। ये बात करता है अबाउट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, नागोया प्रोटोकॉल। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब यह है कि आप कहीं से कहीं कहीं पे मान लो आदिवासियों ने कोई मेडिसिन बचा के रखी थी, प्रिजर्व करके रखी थी, प्लांट्स ही था, कोई कंपनी उसको लेके जाती है, उससे पैसे कमाती है, तो कुछ भैया उनको भी दे दो। जैसे भारत में एक बार उन्होंने कहा कि हम जो है आपके हल्दी पे पेटेंट लगाएंगे। यूके की एक कंपनी ने सोचा कि हम हल्दी पे पेटेंट लगा लेते हैं। अब भाई हल्दी तो हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, किसी को ज्यादा मार पड़ी, पिताजी ने कुटाई कर दी, तो रात में जो है माँ दूध में हल्दी डाल के दे देती थी कि बेटा पी लो, कल के लिए फिर तैयार रहो, ठीक है।
तो हम यूज करते हैं ना उसको थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। पैर चलते चलते मुड़ गया तो हल्दी चूना डाल के लगा देते थे, अब उसकी दवा बन जाए। अब कोई पेटेंट कर दे कि नहीं भैया ये तो हमने दिया, तो फिर नुकसान होगा ना। मान लो कि जो हम करते रहे प्रिजर्व करते हुए, तो यहाँ पे जो दूसरा प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल, वो यही बताता है। वो दवा बनाएगा, वो दवा बना के बेचेगा। अरे बाबा, तो कोई दूसरी कंपनी करना चाहेगी तो उससे वो बिजनेस तो कमा रहे हैं ना, वो आइडिया तो हमने लाया है ना, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। आज के डेट में डेंगू की जो दवा आती है, देखना वो क्या होता है, पपाया सीड एक्सट्रैक्ट होता है और कुछ नहीं होता। वो आप नॉर्मली पपाया जो पपीते का पत्ता है उसका रस पियो एंड टैबलेट खाओ, दोनों सेम है, वो वही है वो। ठीक है, अब उस पर पेटेंट लगा दो, कोई और कंपनी उसको बनाए, वो दवा आती है बहुत महंगी सी, जो डेंगू वाली वो दवा 40 रुपए या 45 रुपए की कैप्सूल आती है, वो क्यों? क्योंकि पेटेंट पड़ गया उसको। कोई और कंपनी, इवन तो उनको पता है कि ये किस चीज से बना है, कैसे इंपैक्ट आएगा ना, टाइम लगेगा, नुकसान तो हो रहा है ना, किसका नुकसान हो रहा है? तो इसीलिए नागोया प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपको कहानी थी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमने जेनेटिक्स वगैरह की चर्चा करी। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर था आपका, इसको हमने फिनिश किया। इसके बाद जो थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा है बिफोर कि हम जनरल साइंस में और जाएं, 10 मिनट। हाँ जी, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम जीन्स वगैरह की काफी ज्यादा चर्चा करना अभी, तो वी विल फिनिश द वायरस एंड वैक्सीन वाला पोर्शन भी यहीं पे खत्म कर लेंगे। ठीक है, वैक्सीन वगैरह बहुत ज्यादा हम पहले पढ़ते नहीं थे, इसके डिटेल्स में नहीं जाते थे, लेकिन कोविड के बाद से जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अदरवाइज इसके पहले हम थोड़ा सा कि कौन सा डिजीज होता है और किसके वजह से होता था वो देख लेते थे, काम खत्म हो जाता था। बट जब से ये कोविड का टाइम आया तो ये काफी सारे टर्म्स जो है वो चलने लगे, इसीलिए आपको पीसीआर, आरटीपीसीआर ये सब देखना पड़ा। ठीक है, वायरसेस कौन एक्सप्लेन करेगा, वायरस क्या होते हैं? हाँ जी, कंप्यूटर वाला वायरस नहीं। ठीक है, पहली चीज मैं बता दूं, कंप्यूटर वाला वायरस नहीं। देखो, पहली चीज, एक सवाल आता है कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? हाँ जी, क्लियर नहीं है। ठीक है, दे आर इन द ट्वाइलाइट जोन। इसके लिए टर्म जो यूज होता है, ट्वाइलाइट समझते हो? ट्वाइलाइट जोन, एक मूवी आई थी ट्वाइलाइट, ट्विलाइट ट्वाइलाइट जो कह लो। तो यहां पे क्या था, यह मूवी में क्या, मूवी नहीं, ट्वाइलाइट का मतलब यह है कि जैसे दिन और रात के बीच में शाम होती है, ट्वाइलाइट का मतलब शाम ही होता है। ठीक है, अब शाम को क्या कहोगे, दिन कहोगे कि रात कहोगे? ठीक है, वैसे ही ये वायरस जो है, दिस इज, दे लिव इन अ ट्वाइलाइट जोन दैट सेपरेट्स द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। ये उस जोन में है कि इसके कुछ फीचर्स जो है लिविंग के भी हैं और कुछ फीचर्स जो है वो नॉन लिविंग के भी। नहीं, नॉट कोमा में कुछ हो जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि पहली चीज कि इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। हमने क्या बोला था कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। सेल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिविंग है, वो सारे काम करता है। वट वायरस के पास ये स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके पास सेल नहीं होता। ठीक है, उसके पास प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसी चीजें नहीं होती। तो पहली चीज तो ये है। लेकिन दूसरा ये है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है। यानी कि एक वायरस अगर अपने होस्ट में, जिसमें जाकर के वो इन्फेक्ट कर सकता है उसको, उसके बाहर है तो वो मृत अवस्था में है। मृत अवस्था इन द सेंस कि आपको लगेगा कि वो एक्टिव नहीं हो, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कोविड का वैक्सीन बाहर इस पे पड़ा रहे, इस चेयर पे, कोई इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, आपको लगेगा कि वो मरा हुआ है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर जाएगा उसमें जान आ जाती है और उसके बाद वो क्या करेगा, अपने अपने जैसे दूसरों को बनाना शुरू करेगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ही होस्ट के बॉडी में जाते हैं तो फिर ये अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ। तो इसीलिए बात होती है कि नॉर्मली
दे आर नॉन लिविंग बट आफ्टर इंटरिंग द होस्ट सेल दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, यानी उनको जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी चाहिए होगी, नॉट ओनली हमारी बॉडी, कोई भी होस्ट की बॉडी रहेगी जिसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो दे आर लाइक अ पैरासाइट। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप समझते हो ना पैरासाइट्स, उसमें क्या होता है वो जब साथ में रहेगा उसी पे रहेगा तभी वो काम करेगा, वायरसेस वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें तीसरी चीज होती है कि दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए और डीएनए बट नेवर बोथ। प्लांट्स में, ह्यूमंस में हम जो भी आप बात करो तो डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है, दोनों का अलग अलग रोल है। वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो आइदर डीएनए बेस्ड वायरस हो सकते हैं, आइदर आरएनए बेस्ड वायरस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें दोनों नहीं होगा। तो इसीलिए टर्म भी यूज किया था डीएनए बेस्ड वायरस है कि आरएनए बेस्ड वायरस था। कोविड क्या था, डीएनए बेस्ड वायरस था कि आरएनए बेस्ड? कल ही बताया क्लास में ना, आरएनए बेस्ड वायरस था। ठीक है, तो आपका जो कोविड था दैट वाज आरएनए बेस्ड वायरस, उसमें आरएनए था, उसमें डीएनए नहीं था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, उनमें आरएनए या डीएनए हो सकता है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको कंपैरेटिव में बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच का आपको करा दे रहा हूं ताकि जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया सिंपली दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, वी विल स्टडी, बट उनमें कम से कम सेल होता है, बैक्टीरिया में सेल होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होता है, वायरसेज में कुछ नहीं होता। वायरसेज में प्रोटीन्स हैं एंड जेनेटिक मटेरियल्स हैं। एक टर्म यूज होगा, लेटर सी कैस्पिड प्रोटीन कहते हैं। वायरस में क्या होता है कि आरएनए या डीएनए होगा और उसके ऊपर में एक प्रोटीन का कवर होता है, दैट्स इट। वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देखोगे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया काफी अच्छा स्ट्रक्चर है उसमें कि भाई सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लो सेल ऑर्गेनेल्स है डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल आरएनए या डीएनए होगा, उसके ऊपर एक कवर होगा प्रोटीन का, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका पहले तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है, दे आर सेट ऑफ प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल। सेल ऑब्वियसली ये सिंगल सेल है, यहाँ पे सेल की कोई चांस नहीं है। साइज जो है ध्यान रखेंगे, वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। इनफैक्ट इनको पहचाना भी इसी वजह से गया था, क्योंकि आपको जो है बैक्टीरिया बेस्ड बैक्टीरिया फिल्टर्स यूज किए जाते थे पहले, ताकि उनके थ्रू बैक्टीरिया पास ना करें। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने देखा कि भाई विद दो कि हमने बैक्टीरिया फिल्टर लगा रखे हैं, बट कुछ चीज है जो कि इन्फेक्ट कर रही है इस चीज को। तब उन्हें समझ में आया कि ऑब्वियसली इसका साइज जो होगा वो बैक्टीरिया के साइज से छोटा होगा, एंड देन दे कम टू नो अबाउट दिस कि वायरस नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए वायरस में दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे ओनली वन इज प्रेजेंट, कोई एक ही प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट रहेंगे। राइबोसोम्स का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन वायरस खुद का प्रोटीन नहीं बना सकता, वो किसी होस्ट का बॉडी में जाएगा, उसके सिस्टम को यूज करके बनाएगा, तो इसके लिए उसके पास राइबोसोम्स की जरूरत नहीं है। ग्रोथ ऑन इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग चीज पे ग्रोथ हो सकता है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया का हो सकता है, सड़ा हुआ चीज, मरा हुआ चीज, उस पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, वायरस नहीं ग्रो कर सकता। इसीलिए कोविड में वे लोगों की डेथ के बाद हम बोलते थे इनको जलाओ, ठीक है, अंतिम संस्कार कर दो, इनकी कहानी खत्म हो, जला दो, कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये कोई भी मरा, इसीलिए आप क्या करते, धूप में जाके रखते थे, नहीं धूप में भी लेकर रखते थे कि भाई कुछ होगा इन्फेक्शन वगैरह वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ऑब्वियसली वो मर जाते थे। बट एक कहानी इसके पीछे ये भी थी कि अगर उसमें कोई कीड़े हो गए जो हाई टेम्परेचर में मरते हैं, तो वहां पे भी कुछ होगा तो फिर आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ये तो बाइनरी फ्यूजन करेंगे, वो खुद से नहीं करेंगे, सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उसके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। वैसे जैसे कंप्यूटर को हैक करते हैं ना, वैसे सेल को भी हैक करते हैं। ये सेल को भी हैक करेंगे, और उनका अब सेल जो है वो सेल अपने डीएनए आरएनए की नहीं सुन रहा है, अब वो वायरस जो उसको बता रहा है ये आरएनए भेजा है, इसका प्रोटीन बनाने का तुमको, अब वो उसको बना रहा है। तो वर्किंग दोनों की सेम होती है, चाहे वो कंप्यूटर वायरस हो या फिर यहां वाला वायरस हो, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टाइप का होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स काम करेंगे इस पे, वायरस पे नहीं काम करेंगे। कई बार जो दिक्कत यहीं पे होती है, मेडिकल में आप जाते हो, जो बीमारी है या जो इश्यू हो रहा है वो वायरल फीवर, फीवर भी क्या होता है, वायरल फीवर हो जाता है कई बार। अब वो वायरल फीवर में एंटीबायोटिक दे देते हैं कि भैया खा लो, तो ना वायरल फीवर ठीक हुआ और साथ में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया वो अलग से। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो आप नॉर्मली, तो वायरसेस के केस में आपको एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो कभी भी फीवर वगैरह हो, अगर वायरल फीवर है तो एंटीबायोटिक्स ना लें। ठीक है, वो डॉक्टर को आदत हो, मतलब जो दवा वाले, हम लोग को आदत भी, हम चले जाते हैं दुकान से, भैया दे दो कफ सर्दी हुआ है, और वो तुरंत निकाल के एक जो है आपको कालपोल दे देगा, पैरासीटामोल,
और साथ में जो है एक आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे देगा कि भाई खा लो, और एक गैस की दवा दे दिया खा लो मजे से। ठीक है, तो ये आदत है, तो वो ना करें आप लोग। इम्पैक्ट जो है दोनों बैक्टीरिया तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो है वो तो हमारे ह्यूमन बॉडी के ही अंदर में है, बट दे आर गुड एंड बैड एज वेल। ठीक है, आपके पास गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वायरसेस का जो इंपैक्ट अभी तक देखा गया है, अभी तक, इसलिए आई हैव यूज्ड वेरी आपका कैसे तो मॉडरेट लैंग्वेज, दे हैव मोस्टली नेगेटिव इंपैक्ट, मोस्टली नेगेटिव, बिकॉज अननोन्स आर देयर, वी डोंट नो कि हो सकता है कोई वायरस हो जो हमें फायदा भी पहुंचाता हो, बट मैक्सली आपको नेगेटिव ही है। कुछ फायदे हैं वायरसेस का यूज करके, हम कुछ चीजों को ट्रीटमेंट करते हैं, बट मोस्टली दे हैव नेगेटिव इंपैक्ट्स। ठीक है, इसको क्लियर रखना, बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच का भी जो मेजर डिफरेंस है ये क्या है, बाकी तो इसमें और कुछ खास नहीं आपको दिखेगा। इसके बाद पहले थोड़ी सी वायरसेस को भी समझ लेते हैं, ये बने कैसे कैसे दिखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहां से हम बीमारियों की तरफ लेकर के जाएंगे। देखो वायरसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इनका भी तरीका है, तो अलग अलग तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अंदर में आरएनए, बाहर से ये जो लेयर दिख रही है ये प्रोटीन का लेयर है, सेम स्ट्रक्चर सब में दिखेगा। अंदर में डीएनए, बाहर से जो है प्रोटीन का लेयर, अगेन डीएनए या आरएनए, ऊपर से प्रोटीन का लेयर। तो यही हर वायरस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा। अब अलग अलग तरीके के वायरसेज होते हैं, अपने को उसमें नहीं जाना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे एक हेलिकल वायरस है, सबसे पहला जो वायरस हमने पकड़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस, ये इसका हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है, तो ये टोबैको के जो प्लांट्स होते थे उसको ये परेशान करते थे। ठीक है, इसके अलावा पॉलीहेड्रल वायरस, ये जनरली इसी का नाम जो है एडेनो वायरस भी कहा गया। एडेनो वायरस जो है बहुत सारी बीमारियों के लिए फेमस है। ठीक है, एडेनो वायरस जो है ये एडेनो वेक्टर वायरस बहुत सारी बीमारियां, लाइक निमोनिया सबसे फेमस इसमें जो बीमारी है वो एडेनो वायरस से होती है। ठीक है, इसका पॉलीहेड्रल वायरस का ये जो है वो टाइप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्फेरिकल वायरस, इसको अपने को केवल और केवल अभी के लिए हम लोग कोरोना वायरस जो था आपका रिसेंट में, तो ठीक है वो स्फेरिकल साइज का वायरस था। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो होते हैं कॉम्प्लेक्स वायरसेस, इन ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये जो है इनको बैक्टीरियोफेजेस भी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेजेस, ये टर्म आप जरूर याद करें, इसका नाम भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, एडेनोवायरस, बैक्टीरियोफेजेस का फुल डेफिनेटली याद रखें। बैक्टीरियोफेजेस जो है ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें बैक्टीरियोफेजेस के। इनका स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हो थोड़ा सा एलियन टाइप दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली इस वायरस का, लेकिन बैक्टीरियोफेजेस का हम यूज करते हैं। आप जानते हो जैसे कि कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वो ट्रीट नहीं हो पाते, बैक्टीरिया आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो चुका है, तो आप उसको क्या करते हो, उसकी मुलाकात कराते हो इस बैक्टीरियोफेज से, ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को और ये उसको किल कर सकता है। तो मैंने इसलिए बोला कि वायरसेस के नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, बट कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है। बैक्टीरिया वगैरह को कोई वैसा रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया तो उसको किल करने के लिए इस टाइप के वायरसेस का यूज किया जा सकता है। ये क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया में इंसर्ट करेगा और फिर उसकी डेथ करा देता है कई कैसे। तो बैक्टीरियोफेजेस को आप डेफिनेटली याद रखें। ठीक है, पॉलीहेड्रल एडेनोवायरस, स्फेरिकल कोरोना वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस या बैक्टीरियोफेजेस, इनको आप ध्यान रखें। बाकी तो वो सिंपल वाला हेलिकल वायरस है, और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये मेजर मैंने टाइप्स बता दिए आपको, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको वायरसेस के टाइप्स दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे, एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस। ये आपको यहां से क्या करना है, आपको एक काम मैं दूंगा छोटा सा, इन सारे वायरसों से कोई ना कोई बीमारी होती है। आपकी ड्यूटी क्या है, किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। कुछ काम आप खुद से भी करो। एडेनो वायरस से क्या होगा, इबोला तो चलो नॉर्मल है। ठीक है, नोरो वायरस में क्या होता है, ये जब इन्फेक्ट करता है, नोरो वायरस वाली बीमारी में होता क्या है, जब आप इसको करोगे, रिसर्च करोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चीजें आपको क्या हो जाएगी, याद करनी आसान होगी। एचआईवी सबने सुन रखा है, हैंटा वायरस, हर्पीस वायरस, हर्पीस का बीमारी का नाम सुना है किसी ने, हर्पीस, हाँ तो हर्पीस। कोरोना वायरस तो ऑब्वियसली हो गया, इन्फ्लुएंजा कॉमन है, रेबीज कॉमन है, पेपिलोमा वायरस आजकल काफी न्यूज में है। हाँ जी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइक वैक्सीन बनी जो, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, फ्लेवी वायरस कॉमन है, हेपेटाइटिस बी कॉमन है, और साइटोमेगालो वायरस, रोटा वायरस,
ये काफी हाई क्वालिटी, ये हाई लेवल के वायरस होते हैं, ठीक है, इनका भी यूज होगा। और इसके अलावा राइनो वायरस। तो कम से कम इतने, देखो यहाँ से आप तो ये काम बैठ आप खुद करोगे तो आपको 2-3 चीजें हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा कि आप थोड़ी सी बीमारियों के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, कि मान लो नोरा वायरस के बारे में पढ़ा गया, अच्छा कौन सी बीमारी हो रही है नोरा वायरस के बारे में, तो कम तो नो कि अच्छा इस बीमारी में क्या होता है, थोड़ा सा इतना पढ़ लोगे। दूसरा चीज आपको ये क्लियर हो जाएगा, जैसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ये बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है कि वायरसेस से होती है कि फंगी की वजह से होती है। दूसरा आपका ये लिस्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कौन सी बीमारी है, जो मेजर वाली बीमारियां हैं वो इन वायरसेस से आपका कवर हो जाएगा। तो बाकी इसमें काफी इबोला आसानी है, HIV आसानी है, कोरोना या, हाँ जी, हाँ सर्वावेक, ये टर्म, ये वैक्सीन है सर्वावेक, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर वाला जो इश्यू है ये अपने को देखना है। देखो ऐसा ही कई बार जो है ना आप धोखा में पड़ जाते हो। मैं इसके पहले जहाँ काम करता था तो उन्होंने वो पूनम पांडे वाली कहानी हुई थी ना कि मर गई ये से, तो उन्होंने कहा कि सर एक 20 मिनट का सेशन ऐसे ही करंट वाला डालते हैं ना यूट्यूब पे, कर लो। पागल है क्या, पूनम पांडे में क्या करूं भाई, पूनम पांडे मतलब मैं इनमें क्या क्लासेस का, नहीं सर कुछ तो कर लो। बोला ठीक है, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता था, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पूनम पांडे पे ना बोलना, मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो बता ही सकता हूँ, ठीक है। मैंने 20-25-30 मिनट जो है सर्वाइकल कैंसर पे डीलिंग डाली, और क्या है कैसे है, बाद में पता चला पूनम पांडे तो मरी ही नहीं है, फोटो उन्होंने पूनम पांडे की लगा रखी थी, ठीक है। मैंने कहा कि चलो, हाँ कि चलो कम से कम मेरी इज्जत बच गई, मैंने पूनम पांडे पे एक लाइन नहीं बोला था, एक लाइन बोला होगा बहुत ज्यादा तो, लेकिन मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लिया, तो ये इसलिए मुझे बहुत अच्छे से ये घटना मुझे याद है, ठीक है। तो सर्वावेक्स उन्होंने बोला कि हटा दे क्या सर वीडियो, नहीं हटाने की जरूरत नहीं, रहने दो, उसमें पूनम पांडे के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है मैंने। कल मैं पूछूंगा लेकिन याद रखना, कल है तो किसने कहा नहीं है, हाँ जी है तो, ठीक है मैं कभी भी पूछ लूंगा, मेरा कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर मुझे ये भी देना कौन कौन काम करके आ रहा है, हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी, ये ध्यान रखोगे। सो इसके स्ट्रक्चर में एक तो प्रोटीन कोट होगा इसके ऊपर का जो हमने देखा, ठीक है। इसमें वायरसेस में देखा गया कि ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, काफी ज्यादा सिमेट्रिकली। सिमेट्रिसिटी का मतलब समझते हो, बीच से काटोगे 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा वो, ठीक है। तो वो ऐसा आपको, हाँ जी, वो ऐसा आपको दिखेगा। इसके अलावा ये होता क्या, दिस इज न्यूक्लियोकैस्पिड, कैस्पिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, और उसी का लेयर जो है ये आपको दिखेगा, कैन बी एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड, ठीक है। वो पूरी तरीके से कवर भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये दिस आइडिया ये आपको दिखेगा, ठीक है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वगैरह थोड़ा सा देख लिया। साइज की हमने बात करी, 20 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक जो है इनका साइज हो सकता है, बैक्टीरिया आर मच लार्जर इसके मुकाबले। नैनोमीटर 10 टू द पावर, एक टर्म यूज होता है, अरे हाँ बाबा रुक जाओ, एक होता है माइक्रोमीटर, दूसरा होता है नैनोमीटर, ये होता है 10 टू द पावर, ये टर्म्स बार बार यूज होते हैं इसलिए इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। नैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर दिखेगा, ये काफी जो है आपको वायरस बैक्टीरिया से काफी जो है छोटे होते हैं। अगर 2 वायरसेस को याद भी रखना हो तो याद कर लेना, पॉक्स वायरस इसका साइज जो है दिस इज द लार्जेस्ट वायरस, ठीक है, एंड पैरवोवायरस दिस इज द स्मॉलेस्ट वायरस अभी तक जो हमें मिला है, ठीक है। पॉक्स वायरस से कौन सी बीमारी होती है, हाँ जी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे क्या है पॉक्स वायरस, हाँ जी। पैरवोवायरस तो कुछ काम करो, अब वेट मुझे नहीं पता बाबा, साइज देख लो, वेट तुम खोज लेना कितना है, ठीक है। ये आपसे वेट थोड़ी ना पूछेगा, आपसे एग्जाम में कभी वेट नहीं पूछेगा, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखो पता करो कितना वेट है इसका, मुझे पता चले बता देना जरूर, ठीक है। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये जो है ये वायरसों की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं डीएनए बेस्ड वायरसेस की, लेकिन इसके आगे बहुत सारी चीजें मैंने बता दी होंगी, चलो कोई बात नहीं।
अब थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे डीएनए वेस्ट वायरसेस। तो मैंने क्या बताया, वायरसेस में या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो कुछ डीएनए बेस्ड वायरस हो सकते हैं, कुछ जो है वो आरएनए बेस्ड वायरस हो सकते हैं। जो फेमस वायरसेस है जैसे डीएनए बेस्ड वायरस, इसमें सबसे फेमस वायरस वन ऑफ द एडेनो वायरस। ठीक है, एडेनो वायरस की चर्चा हमने करी थोड़ी सी, बहुत ब्रीफ में देखा था। बहुत सारी बीमारियां इसके वजह से होती हैं। सबसे फेमस जो है वो आपका कॉमन कोल्ड, नॉर्मल छींक आने लगती है, तबीयत खराब होता है, मौसम चेंज होते टाइम तो कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो अगर वो वायरल है तो उसमें जनरली वो जो होगा वायरस एडेनो वायरस होगा। हाँ जी, अरे बाबा उसमें भी वायरस की कैटेगरी, ये इसका टाइप है। एडेनो वायरस इज ए टाइप ऑफ वायरस, इसमें भी बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक है, तो कई सी बीमारियां होती है ना, कॉमन कोल्ड हो गया, कंजंक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, ये सारी बीमारियां जो है ये होता है। कंजंक्टिवाइटिस होता है, पता है क्या होता है? हाँ, जो रेड होने लगता है ना, दैट इज द कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हो? लोहड़ी। हाँ हाँ, आंख जो फूल जाती है, रेड 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 हो जाती है, वो दैट इज द कंजंक्टिवाइटिस जैसी बीमारी होने लगती है। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत, अगर वो काफी हेवियर है तो फिर वो डैमेज भी कर सकती है आंखों को। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रिक रिलेटेड बीमारियां दिखेगी। दूसरी जो है हर्पिस वायरस, अगेन यहाँ पे कुछ नॉर्मल बीमारियां इनसे होने वाली, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। अब ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस इसको बोलते हैं एचएसबी। इसमें जैसे बॉडी काफी जो है ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है, हर्पिस बीमारी जो होती है, बॉडी अचानक से ठंडी होगी, नॉट एग्जैक्टली कोल्ड फीवर है ये। ठीक है, हर्पिस ही बोलते हैं, ये स्पेसिफिक केस है उसका। इसके अलावा पेपिलोमा वायरस, इसकी तो चर्चा हमने कर ही ली, सर्वाइकल कैंसर की। और ये जो है भारत ने इसको और लड़कियों के लिए फ्री इसका ये की बात करी है, जो इसका वैक्सीन है सर्वावैक्स की। ठीक है, हुआ कि भाई मेल्स में भी करी है, मेल्स को भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है। पेपिलोमा वायरस जो है, अरे बाबा जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं, आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसमें हो सकता है। ठीक है, तो पेपिलोमा वायरस, इसके वैक्सीन, हालांकि लड़कियां ज्यादा इंपैक्टेड होती हैं इससे। हाँ, तो लड़कियों का इम्पैक्ट उनका ज्यादा है, इसके वजह से इसको किया गया है। इसके अलावा पॉक्स वायरस, सबसे फेमस स्मॉल पॉक्स, ये आपको ध्यान है। तो ये एडेनो वायरस, हर्पिस वायरस, पेपिलोमा वायरस, पॉक्स वायरस, ये सारे के सारे जो है ये डीएनए बेस्ड वायरस है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ में वो नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, इससे ज्यादा डेप्थ में वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर ना भी पूछे तो कम से कम आपको ये याद रखेगा कि जितनी बीमारियां हम देख रहे हैं वो कौन सी बीमारी होती है, ठीक, किसके वजह से हो रहा है, ये आपको डेफिनेटली यहां से कवर हो जाएगा। अदरवाइज डेप्थ ले गए तो फिर आप ऐसे भी हैंडल कर लोगे। ठीक है, इसमें जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, एक बार आप उनको देख लेना किसके क्या फीचर्स होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैं वही डिस्कस करूंगा, वो भूलोगे, खुद से करोगे तो याद रहेगा थोड़ा सा। डन। मैं इसके वजह से क्या हुआ कि जो करंट वाले जो डिजीज है मैं केवल वही कराऊंगा जो रिसेंटली 1 साल में चले हैं, जिनकी चर्चा हुई है कुछ कुछ लेकर के। ठीक है, तो अजीबोगरीब डिजीज कुछ इनकी चर्चा रही है, मैं वो करा दूंगा। बाकी जो कॉमन वाले हैं वो आप खुद से देखोगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा काम रिसर्च करोगे तो याद रहेगी चीजें आपको। ठीक है, चलो इसके बाद आरएनए बेस्ड वायरस, कुछ फेमस वायरस इसमें से जो आपको फ्लैवी वायरस, रेट्रो वायरस है, ये काफी फेमस है। तो पिकोर्ना वायरस यहाँ पे जो है इसका जो सबसे कॉमन फेमस होता है, जो सबसे कॉमन नेम है, दैट इज द पोलियो। तो अगेन पोलियो जो है दिस इज अ आरएनए बेस्ड वायरस, ये कॉमन कोल्ड में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, वायरस की दवा कैसे बताओगे, कॉमन कोल्ड कई कारणों से हो सकता है। ठीक है, तो एक कैटेगरी अगेन आपको पिकोर्ना वायरस ये दिखेगा। इसके अलावा और भी है। ठीक है, माइक्सो वायरस। ठीक है, ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट कॉजेज द फ्लू। तो आरएनए वायरस, तो इनके नाम याद रखना बस, अगर याद करें तो। फ्लैवी वायरस काफी फेमस जो है, इसका जो इसकी बीमारी है दैट इज द डेंगू। ठीक है, फ्लैवी वायरस सबसे फेमस जो है दैट इज द डेंगू, जीका, वेस्ट नाइल डिजीज, ये सारी डिजीज जो है ये इनके वजह से होती है। ठीक है, रेट्रोवायरस सबसे फेमस एचआईवी। ठीक है, तो एचआईवी एड्स जो है दैट इज द रेट्रोवायरस होता है। तो ये क्या करता है, ये इट इंसर्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल डीएनए। हालांकि सारे वायरसेस करते हैं, बट ये क्या करता है, स्पेसिफिकली आपके इम्यूनिटी डेवलपमेंट वाले जो सेल्स हैं उनको टारगेट कर लेता है, और इसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है, तो अगर HIV कभी पूछ लीजिए किस टाइप का वायरस है, पहली चीज तो RNA वायरस है, एक तरीके ये हो सकता है, दूसरा रेट्रो वायरस। ठीक है, तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुके, निकलते निकलते भाई डेंगू किससे होता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके, कई बार पूछे जा चुके। तो अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना होता तो मैं तो ऐसे ही सेट करता, भाई बताओ डेंगू जो है RNA बेस्ड है कि DNA बेस्ड है। अब क्योंकि डिटेल बढ़ेगा ना, लेवलिंग बढ़ेगी आपके एग्जाम्स की, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन इतने पूछे जा चुके हैं तो उसको अब दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इन बीमारी, ये देखो आपको प्योरली रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि आप भूल जाओगे, ये आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ोगे तो याद रहेगा, फ्लैवी वायरस जो है वो उससे डेंगू होता है, ठीक है, या जीका होता है, तो ये आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा। और ये घूम फिर के न्यूज में चलते रहते हैं, नहीं डेंगू तो आ ही रहा है, नजदीक से हम लोग देखेंगे, नहीं डेंगू का कहर जो है काफी नजदीक से हम लोग देखते हैं ना, पटना जैसे शहरों में तो और आपको अब अभी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक जो है जम के देखने का मिलेगा। मच्छर काट रहा है, चल तो देखो वायरसेस की नेगेटिव इंपैक्ट तो बहुत हमने देख लिए, ये बीमारी कराता है, वो बीमारी कराता है, बहुत सारी बीमारियां कराता है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देख लो। ठीक है, तो पॉजिटिव में कुछ ज्यादा आपको दिखेगा नहीं, ज्यादातर नेगेटिव ही दिखेगा। एक तो ह्यूमन डिजीज दिख रहा है, सारी चर्चा करी। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है कि वायरसेस की खासियत है दे कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हर तरीके की लाइफ फॉर्म्स को, वो बैक्टीरियाज हो, फंजाई हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, उसको वो इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि उसको कर सकता है तो वही बात है कि अगर बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो रही है तो हो सकता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वायरसेस का यूज कर सकते हो। तो कुछ टेक्निक्स में इसका यूज किया गया था, या मैंने आपको एक और टेक्निक बताया था, क्रिस्पर कैस9 बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में काम करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया के थ्रू यूज होता है, बस वो बैक्टीरिया भी कहीं ना कहीं वायरसेस के थ्रू ही डेवलप होती है। उसमें होता क्या बेसिकली, उसको ऐसा है कि एक बैक्टीरिया स्पेसिफिक, उस बैक्टीरिया में जब वायरस अटैक करता है तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, इस वायरस का डीएनए अपने पास में स्टोर कर लेती है एक स्पेसिफिक तरीके से, और इसी बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं फॉर द क्रिस्पर कैस9, यानी सीजर्स को बनाने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो सीजर यूज होता है, जो चीज यूज होती है जिससे काटा जाता है डीएनए को, दैट इज दिस क्रिस्पर कैस9। ये मिलता है बैक्टीरिया के थ्रू, बट ये बैक्टीरिया का जो डेवलपमेंट है ये काफी हद तक वायरसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्रिस्पर कैस9 बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से ही आपको मिल रहा है मार्केट में, जो कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल है, आपको सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है, वहां पे भी वायरसेस का रोल है, या बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी इनका काम हो सकता है। आज के डेट में जब हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आज के डेट में ये कॉमन समस्या है कि भाई धीरे धीरे जो है हम पे असर नहीं करेगा एंटीबायोटिक मेडिसिन का। पहले देखोगे बचपन में छोटा मोटा घाव हुआ, वो छोटी सी भी दवा देते थे, काम ठीक हो जाता था। अब तुम बड़ी बड़ी दवा लेके आओ, काम नहीं करती। धीरे धीरे हम क्या हो चुके हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इतना हमने खाया, ठीक है, चिकन खा रहे हो तो उसमें भी डाल रहे हैं, वो चिकन की वजह से भी आपका होता है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, क्योंकि उसमें भी वो यूज करते हैं स्टेरॉइड्स का, बहुत सारे मेडिसिन का यूज करते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि चिकन को भी तो हो सकता है इन्फेक्शन, तो उनको एवीआर मेडिसिन, उनको एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, और उस एंटीबायोटिक्स के वजह से वो चिकन में रह गया, वो चिकन की वजह से हम में आया, हमने भी इनडायरेक्टली क्या किया, इतना एंटीबायोटिक्स कंज्यूम किया हुआ है। हाँ जी, चिकन में दवा का जो होता है ना, हाँ तो पता चला होगा। ठीक है, नहीं तो ये सब लोग करता है ना, इसका ये नहीं है, बट कहने का मतलब आप इनडायरेक्टली कई तरीके से एंटीबायोटिक को क्या, तो फिर उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो मेरा कोई अपना पक्ष नहीं है ना, मैं तो दोनों पक्ष लेके रखूंगा। ठीक है, मेरे ये नहीं, मैं किसी एक पक्ष की उधर मैं रहता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं कभी कभी तुम्हें लगेगा एक टाइम पे कि मैं आई एम द एक्सट्रीमिस्ट, मैं रेडिकल हो जाऊंगा। ठीक है, कभी कभी लगेगा कि आई एम द मोस्ट कंजर्वेटिव पर्सन, तो मेरे हिसाब से चेंज होते रहता है, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इसके बाद की जो कहानी है दैट इज अबाउट एक बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है, नाम बस याद रख लेना बाल्टीमोर का। ठीक है, ये बाल्टीमोर जैसे हर किसी का उन्होंने क्लासिफिकेशन कराया है
तो यहाँ पे बाल्टीमोर ने क्या करा है, इन्होंने वायरसेस का भी क्लासिफिकेशन दिया है कि वायरसेस कैसे हो सकते हैं। आपको केवल और केवल बाल्टीमोर का नाम याद रखना, वो आपसे क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा, बी वेरी श्योर फॉर दैट। ठीक है, तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, दिस इज अबाउट द वायरसेस को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ही हैड डिवाइडेड द वायरसेस इन 7 कैटेगरीज। नॉट, अगर थोड़ा सा मन करे इसको पढ़ लेना, ना मन करे कोई जरूरत नहीं है, इतनी डेप्थ में आपसे सवाल नहीं पूछेगा। आप बाल्टीमोर याद रखना। जैसे मान लो कि जितने ऑर्गेनिजम्स उनको क्लासिफिकेशन किया गया ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो विटिल्सी का, तो नॉर्मली कभी एग्जाम में क्या पूछा था कि भाई ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था इसे किसने किया था। ठीक है, तो हाजी विटिल्सी विटेकर क्या था, विटेकर। यहाँ पे उसी तरीके से वायरसेस का कभी अगर पूछना हो, कभी वन लाइनर में वो डाल के पूछ लेगा कि वायरसेस क्लासिफिकेशन किसने किया था। ठीक है, तो बाल्टीमोर का याद रख लेना, बाकी और लोगों ने भी किया, बाल्टीमोर वाला सबसे फेमस है। ठीक है, बाल्टीमोर की क्या करोगे तुम देखो। ठीक है, बाल्टीमोर उसका नाम है, उसको जो करना है कर लो। हाँ जी, रख लेना अपने बच्चे का नाम वैसा ही कुछ, बाल्टीमोर। ठीक है, अच्छा कुछ लग रहा है तो ऐसा ही करना। फ्यूचर में हम करते रहे कुछ नाम रखेंगे, अच्छा नहीं हुआ। हाँ जी, कोरोना कुछ लोगों ने नाम रखा है ना। हाँ जी, रखा है तो लोग अजीबो गरीब नाम रखते हैं भाई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ हाँ, अरे अजीब अजीब नाम रखते हैं लोग, ऐसा ऐसे चिंता नहीं करना। हाँ जी, उस टाइप में जन्म होता है किसी का, ये जैसे हम लोग के गांव में है, उनका नाम पड़ गया वो, जैसे गांव में ना खेत को खेत या नहीं, सुनो सुनो यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खेत, अरे सुन लो, खेत जैसे वो खेत में जा रहे थे, तो पहले ट्रांसपोर्ट सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उनकी माँ जब जा रही थी तो रास्ते में ही बर्थ हो गया था बच्चे का। ठीक है, तो खेतों में ही जन्म हो गया था। तो लोगों ने कह दिया कि अब उनका नाम उन्होंने अलग रखा है फैमिली ने, बट उनको पूरा गांव जो है बधारी के नाम से बुलाता है। ठीक है, कारण क्या है, खेत हुआ तो खेत या बधार कहते हैं हम लोग, तो उसका उनका नाम ही पड़ गया, बधारी पड़ गया भाई। ठीक है, तो जन्म हुआ, लोगों ने अपना अपने तरीके से नाम रख दिया, तो होता है, ये नेमिंग होती है। और हमारे यहाँ नेमिंग के तो ऐसे ऐसे तरीके हैं, काला दिखा कलुआ कह दिया। ठीक है, तो लोग कहते हैं इसी तरीके से। कुछ वैक्सीन के नाम किसके अवेलेबल है नहीं है, आपको कुछ दे दिए हैं। डीएनए बेस्ड वैक्सीन चिकन पॉक्स, वैक्सीन का नाम। ठीक है, वायरस तो हमने डेफिनेटली डिस्कस किया, वायरस ही है, वेरिसेला जोस्टर वायरस नाम है उसका, बट ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, देखो यहाँ पे साथ में मैंने ये भी डाल दिया कौन सा इरेडिकेटेड है, नहीं है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड है। अगेन यहाँ पे वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, उसके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के नाम से ही बोलते हैं। वेरियोला वायरस का नाम इसका भी है। हर्पीस जो है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इसके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके लिए हमेशा सवाल बन सकता है। हाँ, इसके लिए कल वाला लेक्चर देख लेना थोड़ा सा, या मैं बता दूंगा थोड़ा पहले, कल के क्लास में यही डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, कल वाले क्लास में मैंने डेफिनेटली यही डिस्कस किया था कि जेनेटिक बीमारियां कैसे पास ऑन होती है। ठीक है, तो आइदर आप लेक्चर देख लेना, अदरवाइज मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ब्रेक में बता दूंगा। ठीक है, तो हर्पिस जो है, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एक बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, यूपीएससी ने भी पूछ लिया था कि आपको उन्होंने 2-3 बीमारियों का नाम दिया था कि इसमें किसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए उसमें हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस बी सी करके था वो, उन्होंने हेपेटाइटिस के 3 वर्जन के पूछे थे। तो क्योंकि ऐसे चांसेस बने होते हैं, जो फेमस बीमारियां होती हैं और जिनके वैक्सीन अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी आपको एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है। जिनके अवेलेबल है वो भी आपको है, बट जिनके नहीं भी है और खतरनाक बीमारियां हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डीएनए वायरसेस का ये देख लोगे, साथ ही साथ आरएनए वायरसेस। तो कोविड-19 काफी फेमस चला, वैक्सीन इसकी अवेलेबल हो चुकी है। अब तो इतनी वैक्सीन इसकी बनी, इतनी बनी कि बेचारा कोरोना ही भाग गया, रहने दो भाई। ठीक है, इसके अलावा जो सार्स, जो खुद का जो सार्स है, सार्स ये तो क्या था, इसको हमने सार्स कोव 2 बोला था। जो सार्स कोव 1 था, उसका अभी तक वैक्सीन आपको अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ ये भी सही है। जो ये कोविड का दूसरा नाम क्या था, सार्स कोव 2। जो आपका सार्स कोव 1 था, सार्स था केवल, उसको सार्स ही कहते हैं, कोव 1 भी कहते हैं, सार्स भी कहते हैं। ठीक है, जो पहला था, जो 1920s में फैला था, करीब करीब 100 साल पहले, उसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल। ठीक है, थोड़े बहुत लेवल पे इंपैक्ट करता है। रेबीज, रेबीज की तो वैक्सीन है ना, कुत्ता काटता है तो टीका लगवाना पड़ता है 3-4 बार जा करके। ठीक है, तो एक बार कुत्ता काटता है, उसके बाद डॉक्टर काटता है आपको। तो रेबीज वैक्सीन, ठीक है, इसके लिए अवेलेबल है। नॉर्मल कॉमन कोल्ड कई तरीके से हो सकते हैं, इसलिए नहीं डाला वहां पे। इन्फ्लुएंजा,
कई बार फैलता है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी वायरसेस फैलती रहती है, ये सारे क्या है, ये दे आर इन्फ्लुएंजा की इन्फ्लुएंजा टाइप वायरसेस है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है, बर्ड फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दोनों ही इन्फ्लुएंजा हैं। यहाँ पे क्या होता है, एच और एन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब इन एच प्रोटीन में आपका नंबरिंग चेंज करते जाओगे तो इन्फ्लुएंजा का टाइप बदलते जाता है, ठीक है। H1N1, H5N1, H2N1 ऐसे करके बहुत सारे टाइप बनते हैं, H5N5 करके। तो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फ्लू बन रहा है। तो कई तरीके के फ्लू बनते हैं। अब जो न्यूज में होगा तो न्यूज वाले में करा दूंगा ऑब्वियसली, बट जनरली जो इन्फ्लुएंजा में फेमस चलते हैं वो है स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू यानी जो पिग्स में होता है, बर्ड फ्लू तो पता ही चलता है, चिकन 10 रुपए केजी बेचने लगते हैं बाद में जब बर्ड फ्लू फैलता है, तो होता है ना, हाँ जानवरों में फैलता है। तो स्वाइन फ्लू जो है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बर्ड फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखोगे। इबोला खूब चला अफ्रीका में, खूब तबाही मचाई इसने उस रीजन में, इबोला का वैक्सीन अब अवेलेबल हो चुका है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये यही सवाल यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। उसने पूछा था कि आउट ऑफ ऑल द हेपेटाइटिस बी, उसने सर पूछा था हेपेटाइटिस बी का अवेलेबल है कि नहीं, ऐसे करके पूछा था, बट हेपेटाइटिस सी का अवेलेबल नहीं है, बाकी सबका अवेलेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई का ऑब्वियसली मिल गया है, पोलियो, पोलियो वैक्सीन तो कितना दिन से चलते आ रहा है। मीजल्स का अवेलेबल है, फुट एंड माउथ डिजीज जो अभी काफी चला ये में कैटल्स में, फुट एंड माउथ डिजीज, उनमें उनके 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 पैरों में और मुंह जो है उस पे दाने पड़ने लगते हैं, छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो वो भी वायरस की वजह से होता है, फुट एंड माउथ डिजीज, दैट इज आल्सो। तो ये भी काफी चर्चा में रहा है इस साल। हाँ जी, इसकी रेबिटी का लग रहा है। तो फुट एंड माउथ डिजीज काफी चर्चा में रहा है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है, ये भी वायरस की वजह से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी करंट वाली चीजें भी मैंने कवर करा दी यहाँ पे। तो कौन कौन सा रहा है, ये आपको प्योर रट्टा मारने का, रट्टा इसमें क्या ही है, तो नॉर्मल सा है। कुछ कुछ जो नहीं, देखो इसमें जो नो वाले हैं ना, जो जिनके वैक्सीन नहीं है वो याद करो, बाकी मैक्सिमम वाले के वैक्सीन बने हुए हैं, ठीक है। तो इजी रहेगा आपको याद करना, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही टिक ही करने के लिए आएगा, आपको बस टिक कर देने का है, ठीक है। इसके अलावा अदर टर्मिनोलॉजीज कुछ हैं, साथ ही साथ वायरस नाम, वायरस के साथ ही आपको नाम सुनने मिलेगा वायरियन का, या वायरन, वायरिन कहते हैं, वायरिन, ठीक है, वायरिन। ये जो है ये वायरस के भी छोटे भाई हैं, हाँ जी, हाँ, ये वायरस के भी छोटे भाई है, ठीक है। इट इज स्मॉलर इवन देन द वायरस, और ये जो है दिस इज अ फ्री आरएनए। वायरस में क्या पढ़ा था हमने, आरएनए है, उसके ऊपर में प्रोटीन कोट है, इसके ऊपर में प्रोटीन कोट भी नहीं है, केवल और केवल फ्री आरएनए है। तो ये वायरन जो है ये आपको फेमस रहा। यहाँ पे एक डिजीज काफी फेमस इसके वजह से, दैट इज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी ये जो आपके आलू होते हैं उनकी जड़ें जो है ना अचानक से सूख जाती हैं, तो उसको लेकर के ये चला। तो ये वायरन, बस टर्म जान लो कि अच्छा वायरस जाना, बैक्टीरिया जाना, तो ये वायरन भी लेकर के कुछ होता है, ठीक है। तो ये इनका साइज जो है उससे भी छोटा, हाँ जी, वायराइड होता है, वायराइड। इसके अलावा प्रायंस, तो वायरियंस पढ़ा आपने, साथ ही साथ प्रायंस भी पढ़ लो। ये प्रायंस जो है ये कुछ अजीब तरीके के देखे गए हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि वायरस में हमने क्या देखा था कि उसमें सिमेट्रिक तरीके से उसका प्रोटीन कैप्सूल, उसका जो प्रोटीन सेल था बाहर से वो सिमेट्रिक तरीके से था, उसके अंदर में आरएनए था। कुछ कंडीशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे गए जो वायरस जैसे ही दिखते थे, बट इनका जो प्रोटीन कोड था ना, वो प्रोटीन कोड फोल्डेड फॉर्म में था, ठीक है। वो इस तरीके से वायरस की तरह में, वो जो सिमेट्रिसिटी उसमें दिख रही थी वैसा सिमेट्रिसिटी उनमें नहीं दिखा। और ये जो बीमारियां करते हैं ये जनरली न्यूरोलॉजिकल डिजीज कराते हैं। वायरसेस कई तरीके के डिजीज कराते हैं, बट हमने न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अंदर में जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने का प्रयास किया तो वहां पे आपको मिले कि वो वायरस की तरह उनका वर्किंग उनकी उसी के तरीके से थी, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो था वो काफी डिफरेंट था वायरसेस से। वायरसेस में जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बीच में आरएनए, ऊपर से कवर, वैसा नहीं, फोल्डेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर उनमें देखने को मिला, उसको उन्होंने नाम दिया प्रायंस, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, दे आर ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड, नॉर्मल फोल्ड्स भी नहीं, वो काफी कॉम्प्लेक्स फोल्ड है। एक तो साइज छोटा, उसमें उसका उतना कॉम्प्लेक्स फोल्ड हो जाना, ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं, हम नहीं कर पाए इसको, ये कैसे हो रहा है। तो हमने इसको एक अलग कैटेगरी में रखा है जिसको कहा है प्रायंस, साइज में वायरस के जैसा था। इसमें इसकी कुछ फेमस बीमारियां जो हैं वो ध्यान रखना, जिसका एक इसका सबसे फेमस बीमारी जो है दैट इज नोन एज मैड काउ डिजीज। पढ़ा है मैड काउ डिजीज के बारे में, थोड़ा सा जाके सर्च करना इस ये में होता क्या, ठीक है। गाय जो है वो पागल हो जाती है,
ठीक है, तो मैड काउ डिजीज ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसका एनालोगस वेरिएंट ह्यूमन में भी है, जैकब डिजीज, सीजेडी इसको कहते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, ये भी आपके ब्रेन को इंपैक्ट करता है। तो कम से कम आज जितनी बीमारियों के बारे में पढ़ा, एक बार जाके थोड़ा सा सर्च करो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो इन बीमारियों के बारे में आपको आइडिया चल जाएगा। तो आपको जो है मैड काउ डिजीज, उसका दूसरा नाम जो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म कहते हैं उसको, वो या फिर जैकब डिजीज। ठीक है, डिजीज इन ह्यूमन, दोनों ही न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, दिमाग पे असर पड़ता है। मैड काउ तो पता ही चल जा रहा है, नहीं गाय पागल है तो देख लेना उसको, इसीलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा देखोगे कि मैड काउ डिजीज में होता क्या एक्चुअली। ठीक है, या इसमें आपको जो है जैकब डिजीज अगर ह्यूमन में हो रहा है, सीजेडी, ये इसमें क्या असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही न्यूरोलॉजिकल बीमारी हैं, ब्रेन को इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ब्रेन का इंपैक्ट होना मतलब पूरी बॉडी का इंपैक्ट हो जा सकता है उस रीजन से। तो ये कहानी आपको रहेगी। इसके अलावा थोड़ा सा बच गया है वैक्सीन वाला, वो जो है मैं आपको कल के क्लास में करा दूंगा कि वैक्सीन कितने टाइप के वैक्सीन बने, कौन कौन से वैक्सीन बने हैं, और खास करके कोविड की वजह से थोड़ा चर्चा करना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना तो डिटेल में हम नहीं देखते कि वैक्सीन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके से वैक्सीन बनाए जा सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। एंड देन हम लोग इसके आगे जो आपका क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको ब्रीफ में करा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, सवाल है किसी के, डाउट्स?